Good morning, everyone. Welcome to CA Intermediate Group 2 classes, दोस्तों. Finally, Group 1 exams हो गए सबके? Yes. Anyone who was not yet appeared for the exams? So, May में both groups. Okay. मुस्कान के May में both groups. Okay. So दोस्तों, Group 2 हमेशा as a teacher मेरा favorite group है दोस्तों. The reason being, Group 1 में जब बच्चा आता है तो एक फाउंडेशन स्टूडेंट होता है. फाउंडेशन स्टूडेंट फिर थोड़ा मनमौजी होता है, थोड़ा सा नॉन सीरियस होता है. ग्रुप 2 तक आते आते थोड़े झटके खा चुका होता है या थोड़ा सीरियसनेस आ चुकी होती है. डेट्स पास में होती है एग्जाम्स की, थोड़ा सा असर तो होता है दोस्तों सीरियसनेस वाला. जिस फ्रेंड की वजह से बच्चा ग्रुप 2 को थोड़ा सीरियसली ज्यादा लेता है. दैट्स माय गट फील दोस्तों. तो इसीलिए मुझे पर्सनली ग्रुप 2 ज्यादा मजेदार लगता है कि बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेटिंग होते हैं. So before I start with the group 2 classes, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं आप लोगों का. I need your name, एग्जाम्स अगर दिए हैं या नहीं दिए, कब देना चाहते हो, और अगर दिए हैं अभी तो कैसे हुए पेपर. ठीक है, हाँ बेटा. Sir, my name is Divanshu. And जोर से सबको सुनना है. so my name is Divanshu. And so मैं May में group 2. Okay. 1 week. ग्रुप 1 दे दिए, कैसे हुए पेपर. Okay. Yes. So my name is Neha और मैं दो ग्रुप्स में हूँ. Okay. Yes. My name is Simran Kaur. मैं ग्रुप 1 दे दिया है 11 में and अच्छे हुए एग्जाम्स में. Okay. My name is Vansh. नवंबर 19 में मैंने दे दिया अपना ग्रुप 1. May 20 में ग्रुप 2. And how are the papers? Fine before. हाँ. I am Ansh and so November 19 में ग्रुप 1 दिया था. ठीक है. तो सुनाई दे. जोर से मेरे लिए थोड़ी. अच्छा गला करा. I am not there and अभी मैंने नवंबर 19 में एग्जाम दिए and हो गए बस. हाँ. Okay. Yes बेटा. आशीष May 24. तान्या नवंबर 19 में फर्स्ट ग्रुप दिया है, जब फाइन एंड सेकंड ग्रुप May 20. So I'm Prerna और नवंबर में दिया फर्स्ट सेकंड ईयर लास्ट डे. बाकी तो रिजल्ट. Of course बाकी रिजल्ट ही बताएगा. निशा and November 19 में दिया ग्रुप 1 ठीक है एग्जाम्स and 20 में सेकंड. Okay. My name is Muskan Bachar. I want to give both groups in May. Okay बेटा. जिन लोगों ने एग्जाम्स दे दिए दोस्तों, कुछ लर्निंग्स जो इन एग्जाम से निकली, was it exactly the same as फाउंडेशन एग्जाम्स? फाउंडेशन आप लोगों ने दिया होगा शायद नवंबर 18. Yes, sir. Probably the exams were a bit more simpler. अकाउंट्स का पेपर बहुत सिंपल सा था. हाँ, तो थोड़े शॉर्ट पेपर्स थे, बहुत लेंथी भी कोई नहीं आया था तब मुझे याद है नवंबर 18 का. बट इन एग्जाम से कुछ और लर्निंग दोस्तों. What did you learn from? क्योंकि आगे ये लर्निंग्स लेके जानी है दोस्तों. Whether it be Group 2 exams or your CA final exams, ये लर्निंग्स आगे जानी है आपके साथ. क्या सीखा दोस्तों? Anything. Time management. Last day की preparation. Last day preparation. अभी करते हो दोस्तों? क्या एक दिन sufficient था रिवाइज करने के लिए? हाँ, आप लोगों को तो एक आध दिन लॉन्ग एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि वैसे कितनी छुट्टियां थी क्या लॉन्ग में? अकाउंट्स का पेपर पोस्टपोन हुआ. सॉरी अकाउंट्स उतना होता आप लोगों को तो नॉर्मली का. बट देयर वाज वन डे सफिशिएंट दोस्तों फॉर रिविजन. अनलेस आपने अपने नोट्स बनाए हो. बिल्कुल हो गया बेटा 100%. जिसने हमने पहले वो प्लान थोड़ा बनाया होगा वो जरूर मैनेज कर लेगा. बट देन क्या सब लोग कर पाए वो मैनेजमेंट कि वन डे में सारा कोर्स. वी आर नॉट चिल्टी दोस्तों. रोबोट देखी मूवी आपने वो स्कैनिंग वाली. वी आर नॉट चिल्टी ना कि हम ऐसे स्कैन करके कर रहे हो गया. बट देन वो लास्ट डे की तैयारी के लिए मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल आइटरेशंस बहुत जरूरी है. और उन सब के लिए अभी सोच लेना बहुत जरूरी है कि लास्ट डे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. राइट. और कुछ होता यू सेड टाइम मैनेजमेंट. बच्चे ने लास्ट डे की बात करी, आपने कहा टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दौरान 3 घंटे या पहले का टाइम? पहले वाले मतलब टाइम मैनेजमेंट एग्जाम टाइम पे भी, बट पहले भी की पूरा प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे. बट एक ग्रुप देने वाले को तो 4 महीने मिल गए होंगे सेल्फ स्टडी के लिए. सर पहले तो लीनियंसी दिखाते हैं. जितना टाइम मिल जाए उतना कम होता है दोस्तों यहाँ पे. You get 4 months for one group or you get 2 months for 2 groups. You will have the same pressure, absolutely the same pressure. वो टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में दोस्तों. आप अपने आप को कितना पुश करना चाहते हैं. You want to relax or you want to enjoy it, वो आपके ऊपर है. Right? But yes, टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से शायद दोनों टाइम पे दोस्तों जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम भी, और एग्जाम के वो 3 घंटे ऑफ कोर्स, और पेपर से पहले के वो 1.5 दिन,
कि हर चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, और एनी अदर लर्निंग दोस्तों? ऐसा भी हुआ कि पेपर आता था बट छूट गया? एनीवन कर पाए मैथ सारा? अच्छा, या तो आता ही नहीं था, ओके, आता ही नहीं था तो फिर छूट गया बात है। पता क्या किसी का ऐसा भी हुआ कि पेपर आता था बट छूट गया? कि मुझे कुछ लोगों का ऐसा फीडबैक मिला, सर आता था बट बहुत लेंथी था और छूट गया, सॉरी कॉस्ट का पेपर थोड़ा मुश्किल था। सबको ऐसा लगा? Yes, sir. एवरीबॉडी फेल्ड था? बट बेटा फिर भी एक बार दोबारा इवैल्यूएट कीजिएगा, क्या कॉस्टिंग के पेपर में 70 नंबर मैनेजेबल था और 30 नंबर मुश्किल था, या पूरा पेपर मुश्किल था? कैलकुलेशन में फंसा गया था मतलब, लंबी कैलकुलेशंस पे फंसा दिया। मतलब डेसिमल्स में आया था आंसर, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। आंसर चेक नहीं हो तो हाउ डू यू प्रिज्यूम कि आंसर गलत है? सर पता है जब मैंने उस पेपर को देखा दोस्तों, आई फाउंड लाइक कुछ चीजें तो स्ट्रेट पूछी हुई थी। जैसे इफ यू पुट इन दोस ओवरहेड्स का क्वेश्चन था, Yes. अंडर ओवर रिकवरी 10 मार्क, 10 नंबर में उससे आसान चीज नहीं बन सकती दोस्तों। वैसे ही मटेरियल्स का एक ईओक्यू था, लेबर का एक क्वेश्चन था 10 नंबर में, जिसका कोई आप अगर वर्किंग करने बैठते तो शायद वो 10 मिनट्स में खत्म हो जाता वो क्वेश्चन। सो एबीसी का क्वेश्चन था जो कैलकुलेटर था, कैलकुलेशन ज्यादा थी बट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने एबीसी अच्छा पढ़ा था। प्रोसेस कॉस्टिंग एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आया था। सो व्हेन आई सॉ द पेपर, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज पेपर थोड़ा लंबा लग रहा है या कैलकुलेशन में बच्चा नहीं फंस रहा होगा, लेकिन 60-70 नंबर तो बच्चा आराम से मैनेज कर सकता है। वो 30 नंबर है जो परेशान कर देगा, बट उस 30 के लिए पेपर को डिफिकल्ट लेवल कोड कर दिया गया। बस मुझे ये बता दो, क्या जो बाकी आसान पेपर थे उनमें सब में 100 नंबर है? ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। सो डिफिकल्टी हमारे यहाँ जो सीए में डिफिकल्टी वाली बात बोल दी जाती है कि पेपर डिफिकल्ट है, वो सिर्फ उस 30 मार्क्स को देख के होता है। 30 नंबर का पेपर अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया तो हम कहते हैं पेपर डिफिकल्ट है। और आपको यही बात समझनी है दोस्तों, अगर पेपर डिफिकल्ट है और आप बाकी क्वेश्चन करके आ रहे हो और अच्छा करके आ रहे हो, आपको खुश होना चाहिए। जहां दुनिया रह जाएगी वहां आप निकल जाएंगे। पेपर आसान होगा ना दोस्तों तो नंबर काटने की स्कोप ज्यादा होगी। पेपर मुश्किल होगा तो आधे तो वैसे फिल्टर आउट हो गए, कंपटीशन वैसे ही खत्म। जब सबने ही कह दिया कॉस्टिंग मुश्किल है, यानी बहुत मुश्किल लगा, आधा कंपटीशन तो वही खत्म हो गया। सीए इंस्टीट्यूट में जो खुद फिल्टर आउट करने हैं वो वैसे ही फिल्टर आउट हो गए। बाकी जिसने अच्छी मेहनत की हुई थी वो निकल ही जाएगा दोस्तों। एक बहुत दिक्कत जरूर होती है कि आंसर मैच नहीं होता, बट मैच करना किससे? इट्स नॉट अ बैलेंस शीट जो आप बना रहे हो ना कि टैली हो जाएगी, तो होगा वो चीज। बट ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं था कि जितना वो ह्यूमन क्राई वाली चीज होती है हमारे यहाँ थोड़ा फेमस ज्यादा कर दिया जाता है चीजों को, तो दैट्स ओके। और कोई लर्निंग दोस्तों? एनीथिंग? बहुत चीटिंग हुई पेपर में? हाँ, बच्चे कर रहे थे सामने but, and somebody was asking me to ignore कर रही थी, then मैम को तो नॉर्मली हमारे सीए एग्जाम में चीटिंग्स नहीं होती है दोस्तों, लेकिन अगर हो रही हो, क्या आपको जरूरत लगी अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी? दुनिया बेटा यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो पढ़े बिना आते हैं पेपर देने। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आप उनकी तरफ जा रहे हो तो पेपर मैनेज ही नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए दुनिया क्या करती है उससे आपका मतलब नहीं है। यू हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड कि मुझे अपनी पढ़ाई अच्छी रखनी है और उसके आप पेपर देने जाना है। और पेपर के टाइम भी मुझे वो एक ना प्लेन में बैठे होते हैं आप लोग, फ्लाइट में, वहाँ फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि अगर कभी हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, पहले अपनी हेल्प खुद कीजिए फिर दूसरों की हेल्प कीजिए। पेपर में भाई पहले 3 घंटे अपना पेपर संभाल लो, उसके बाद किसी को तैयार करने का मन कर जाए तो दिखाना, लेकिन पहले अपने ऊपर तैयार करो दोस्तों। पूरे साल इतनी मेहनत करी, will you let even 10 minutes of yours out of those 3 years to be given to somebody else? और उस चक्कर में अपना पेपर खराब हो जाए, you should not। तो दुनिया क्या करती है, हमारे यहाँ सीए के स्टैंडर्ड्स इसीलिए मेंटेन है दोस्तों। हम कहते हैं चीटिंग नहीं होती, पर अगर होती भी है तो वो वही होते हैं करने वाले उनको जो पढ़ के नहीं आए होते। जो पढ़ के गया होता है वो पेपर में इतना एनग्रॉस्ड होता है कि उसे अपना पेपर ही मैनेज कर ले, वो बहुत बड़ी बात होती है। 3 घंटे में अपने पेपर खत्म हो जाए, तो इसलिए डिपेंडेंसी और पूछना किससे है पहले ये सोचो। कितना रिजल्ट आता है दोस्तों हमारा? 20%। 20 भी बहुत ज्यादा रिजल्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, बट अगर 20% रिजल्ट आ जाए इसका मतलब होता है 5 में से 1 बच्चा पास। अगर आपको 5वें वजह से पास होना है तो एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट एक राइट, 4 तो फेल होने वाले हैं, 5 में से 1 ही पास होगा। अगर आप तो 5वें हो तो आपके आसपास के 4 फेल होने वाले हैं, पूछ किससे रहे हो आप जो खुद फेल होने वाला है, तो आपको ऐसे पास करा सकता है।
इसीलिए अपने ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो लोग एग्जाम के एनवायरमेंट बैठे, अच्छा एक और चीज, पेपर 2 से 5 का था, पहली बार शायद आपने आफ्टरनून का पेपर दिया, फाउंडेशन दिया, पर ये 2 से 5 का पेपर मैनेज हो जाता है दोस्तों, नींद आ गई हो ऐसा नहीं, बट आपने फाउंडेशन और इंटर जो दोनों दिए वो नवंबर में दिए। नवंबर से टाइम जहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है दोस्तों। मई में जब वो एसी थे कमरों में नहीं, मई में जब एग्जाम्स देंगे थोड़ा गर्मी का टाइम होता है, हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है, तो पंखे ही होंगे और टेंशन वैसी ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें, ये एनवायरमेंट वाला पार्ट भी समझना है दोस्तों। इट इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट मैनेजमेंट कि मैं अच्छा पढ़ के जा रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट ओनली कि अच्छा पढ़ के जा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, योर इमोशनल क्वेश्चन मैनेजमेंट, क्या अपने आप कितने कंट्रोल कर पाए, और साथ ही वो फैसिलिटी, वो एनवायरमेंट आप कितना समझ पाए हो कि कुछ हो जाए, मेरे आसपास बम फट जाए, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना पेपर कर रहा हूँ। आसपास कोई बात कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I have to be so concentrated। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है तो जरूर पेपर में मजा आएगा दोस्तों। और जो लोग एक बार पेपर दे चुके हैं या ग्रुप 1 के पेपर दे चुके हैं, आपको ये एक्सपीरियंस उन लोगों से शेयर करना है जो लोग पेपर दे हुए हैं, ताकि ये सब लर्निंग सब इनकैश कर सकें आप लोग अपने ग्रुप 2 और फाइनल्स में, और बेटा दूसरे लोग इनके एक्सपीरियंसेस सीखें, ताकि हम ज्यादा बेटर प्रिपेयर होकर जा सकें। ठीक है जी, ऑन दैट नोट एवरीवन स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2 को। जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज अमित अरोड़ा एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने क्वालिफाई किया नवंबर 07 में, तो मई 2008 में मेरी प्रॉपर्ली आर्टिकलशिप खत्म हुई। एग्जाम्स नवंबर 7 में क्लियर हुए थे, तकरीबन 10-12 साल हो गए सीए बने हुए। I did my articleship from KPMG and then worked with ITC for some time, and then finally I decided to join the industry of making chartered accountants. This industry, you're making chartered accountants. Okay. So group 2 के अंदर भी दोस्तों ग्रुप 1 की तरह ही 4 पेपर्स हैं। वो 4 पेपर आप जानते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड AISSM और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। राइट दोस्तों, ये 4 पेपर्स हैं दोस्तों। थोड़ा सा इस पेपर की इंपॉर्टेंस को फोकस करने के लिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा हूं दोस्तों। स्टैट्स में क्या क्या हुआ है पास्ट में, रिकॉर्ड्स में। दोस्त ग्रुप 2 इंटरमीडिएट का थोड़ा ड्रावना ग्रुप रहा है रिजल्ट वाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा पास नहीं होगा, बट स्टिल ग्रुप 2 के रिजल्ट्स ग्रुप 1 से थोड़े बुरे रहे हैं पास्ट में। एंड द रीजन देयर इज यू हैव 240 marks of theoretical paper. Out of 400, 240 is theoretical. 100 नंबर का ऑडिट सो कॉल्ड theoretical पेपर है। AISSM 100 नंबर का 50 नंबर के दो पार्ट्स हैं, वो theoretical है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है, जिसमें 40 नंबर जो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है वो सो कॉल्ड theoretical माना जाता है दोस्तों। तो 240 marks out of your 400 is supposedly considered to be a theory part. राइट दोस्तों, तो प्रैक्टिकल पोर्शन बचा एक एडवांस अकाउंट्स 100 मार्क्स और 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये दोनों ही पार्ट इतने ज्यादा स्कोरिंग है कि ये बाकी थ्योरी में अगर कहीं मार्क्स कम रह रहे हो तो ये उसे भी कॉम्पनसेट करने का दम रखते हैं। एडवांस अकाउंट्स इज सच अ हाईली स्कोरिंग पेपर। इट इज इतना छोटा सिलेबस, छोटा तो नहीं कहूंगा, बट देन इट इज अ वेरी मैनेजेबल सिलेबस एंड वेरी हाई स्कोरिंग सिलेबस। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जहां आपके नंबर कट सके दोस्तों, ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी पढ़ाई करके जा रहे हैं। Right? So advanced accounts in itself can take the burden of, जो बाकी थ्योरी में हम कहते हैं कि नंबर कम रह गए या कुछ हो गया, this paper can take the burden of that. ठीक है दोस्तों, but then now on the practical note, believe me दोस्तों, जो हम लोग बच्चे as student हम कह देते हैं कि audit एक थ्योरी पेपर है, but अगर आप समझ सके दोस्तों, हम कहते हैं ना आर्टिकलशिप शुरू हो गया आप लोगों की। इसके बाद आर्टिकलशिप में क्या काम, आर्टिकलशिप तो प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं दोस्तों, वहां क्या काम करोगे? आर्टिकलशिप में क्या काम होगा दोस्तों? ऑडिट होगा, टैक्सेशन होगा, तो ये सब प्रैक्टिकल है दोस्तों। ऑडिटिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर। बस हम न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकल सोच सबसे ज्यादा उस पेपर के अंदर होती है, जिसके अंदर आपका अकाउंटिंग की नॉलेज, टैक्सेशन की नॉलेज, लॉ की नॉलेज, हर चीज की नॉलेज यूज होगी। बस हमें लिखना अंग्रेजी होता है और कुछ नहीं। इसीलिए हम एज स्टूडेंट हम बहुत बार कह देते हैं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट अगर आप दिमाग लगा सके और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में सोच सके तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर ऑडिटिंग का होता है। हाईली स्कोरिंग पेपर इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए जब आप वो पढ़े तो ये सोच के नहीं पढ़िएगा कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें अगले 3 साल आपने शायद गुजारने हो।
कि आगे कुछ हो सकता है ऑडिट में हो दोस्तों, राइट? हो सकता है आगे आपको इतना ऑडिट पसंद आ जाए कि आगे की लाइफ भी ऑडिट में गुजारे आप लोग, तो इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोस्तों, राइट? चलिए अब फोकस करते हैं मेरे पेपर पे, मेरे मतलब हमारा पेपर नंबर 5 पे दोस्तों, जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। पेपर 5 आपके इंटरमीडिएट सिलेबस का, एंड द सब्जेक्ट नेम इज एडवांस अकाउंटिंग। एंड एज द नेम सजेस्ट दोस्तों, it is accounting, but it's an accounting which is a bit, supposedly a bit advanced, right दोस्तों? But believe me, there is nothing like कि बहुत एडवांस वाली चीज हो, जैसे आज तक अकाउंटिंग करी है वैसी अकाउंटिंग, बट कुछ ऐसे एरियाज जिसकी अकाउंटिंग आपने पहले नहीं करी है वैसी चीजें, ठीक है दोस्तों? 100 मार्क पेपर, 100 नंबर का पेपर है, और अगर पास्ट का स्टैटिस्टिक्स इस पेपर के बारे में उठाऊं तो सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स दोनों ग्रुप्स में अगर किसी पेपर में आते हैं तो इस पेपर में होते हैं। That's why I said a highly scoring paper। और उसके रीजन सिर्फ ये नहीं कि पेपर आसान है दोस्तों, उसका रीजन ये भी है कि बच्चा ग्रुप 2 तक आते आते थोड़ा सा सीरियस ज्यादा हो जाता है। तो जब आप सीरियसली एफर्ट डालते हैं, किसी भी चीज के लिए आप सीरियसली एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट जरूर दिखाई देने वाले हैं, ठीक है जी? तो आइए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इस पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। So we'll be covering something on company accounts. A major portion of this course would be on company accounts, dealing with accounting for employee stock option plans. Moving to buyback of shares, a small portion on equity shares with differential rights, internal reconstruction, amalgamation of companies, liquidation of companies, consolidated financial statements, then you have accounts for banking companies, accounts for NBFCs, dissolution of partnership firms, and then 13 accounting standards, बस इतना सारी सिलेबस है दोस्तों।
तो ये बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रीअलाइनमेंट हुआ था। तो कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक ये चैप्टर कम से कम आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कराऊंगा, बट आई एम सेइंग आप लोग वो पढ़ चुके हैं, तो ये टाइम और बचेगा दोस्तों जिन लोगों को पहले से ये चैप्टर आता है। उसके अलावा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप पढ़ चुके हैं, 4, 5 आप पढ़ चुके हैं, 22 पढ़ चुके हैं, आप 17 पढ़ चुके हैं, ऑफ कोर्स 17 पढ़ चुके हैं, डेफर्ड टैक्स पढ़, सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ चुके हैं, डेफर्ड टैक्स पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम पढ़ चुके हैं। सो बहुत सारा हिस्सा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ दोबारा आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोर्स रीअलाइन हुआ है दोस्तों। मई 20 से पहली बार ग्रुप 1 से कुछ चीजें हट के ग्रुप 2 में शफल हो गई हैं, तो ये वो पोर्शन है जो आगे पास ऑन हुआ है, राइट दोस्तों। तो एक बार छोटा सा कोर्स पर नजर मार लेते हैं एवरीवन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स की अकाउंटिंग करेंगे दोस्तों। क्या ये टाइटल पहले कभी सुना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ईसॉप्स? एवरीवन आज की क्लास यही से स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसकी, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बायबैक ऑफ शेयर्स आप लोगों ने लॉ में जरूर पढ़ा है दोस्तों। बायबैक की लीगल प्रोविजंस आप लोगों ने पढ़ी, कौन सा सेक्शन? 68, 69, 70 आई थिंक 3 सेक्शन डील करते थे बायबैक की प्रोविजंस से दोस्तों। बायबैक की अकाउंटिंग कैसे होती है, लीगल प्रोविजंस का कंप्लायंस कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट पर से, वो सब बातें यहां देखेंगे दोस्तों, राइट। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट, ये भी आपने लॉ में पढ़ा है दोस्तों। हम यहां पे लॉ वाला पोर्शन के साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, बट एक बहुत छोटा सा मोर और लेस थ्योरेटिकल चैप्टर। उसके बाद एक चैप्टर देखेंगे दोस्तों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एवरीवन। अब ये क्या बना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? मान लीजिए दोस्तों एक कंपनी लॉसेस कमा रही है, पिछले कुछ सालों से द कंपनी हैज इंकर्ड ह्यूज लॉसेस एंड आई एज अ मैनेजमेंट invites a meeting of all shareholders, all stakeholders, shareholders, creditors, debt holders, etc. और मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखता हूँ, सर कंपनी पिछले सालों से लॉसेस कमा रही है, हम इस कंपनी को नहीं संभाल पाए हैं, हमारा फेलियर है। अब इस कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इसे बंद कर दिया जाए, वो ऑप्शन तो हमेशा ही है दोस्तों, कंपनी को बंद कर दिया जाए। द अदर ऑप्शन इज कंपनी को रिवाइव करने का एक आखिरी कोशिश की जाए एंड वी ट्राई एंड डू रिकंस्ट्रक्ट अ कंपनी इंटरनली, बिना कंपनी को बेचे कंपनी को बचाने की एक आखिरी कोशिश की जाए। उस कोशिश को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग अ कंपनी विदाउट सेलिंग द कंपनी, दैट मींस यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग इट इंटरनली। कंपनी रहते हुए, कंपनी को एग्जिस्टेंस में रखते हुए आप कंपनी को ऐसे रीमॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी को वापस रिवाइव कराया जा सके। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आपने लॉ में पहले पढ़ा है शायद, कैपिटल रिडक्शन, स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, कुछ बात है कैपिटल रिडक्शन के बारे में? नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं पढ़ी तो यही देखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, ये वर्ड तो जरूर सुना दोस्तों, अमालगमेशन। पार्टनरशिप में सुना आप लोगों ने शायद, क्या होता है अमालगमेशन? दो कंपनीज मर्ज हो जाए, राइट। यहां हम पढ़ेंगे दोस्तों इसे, इस पूरे पोर्शन को आप कह सकते हैं एक तरह से एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। एक्सटर्नल मतलब एक कंपनी और एक और कंपनी, दो कंपनियां मर्ज होकर एक बड़ी कंपनी बना रही है, या एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, राइट दोस्तों। वो सब काम हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ पर्सपेक्टिव से। आज का जो ग्लोबल सिनेरियो है दोस्तों, जहां पे आप हर दिन ये न्यूज़ सुनते हैं ये कंपनी इसके अंदर मर्ज हो गई, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ दोस्तों, राइट। तो ऐसे सेटअप्स के अंदर जहां दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाए या एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद ले, उन सब की अकाउंटिंग कैसे होती है वो यहां समझ जाएंगे। उसके बाद चलेंगे कंपनी को बंद करने पे भी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल साइड से पढ़ेंगे कि लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो वो क्या-क्या स्टेप्स परफॉर्म करता है, कंपनी को बंद करने में पैसा कैसे बांटा जाता है, वो सारी बातें इस छोटे से चैप्टर के अंदर समझेंगे। आफ्टर वी हैव मूव्ड आउट विद दिस, वी विल मूव टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नाम सुना कभी दोस्तों? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंपनी की एनीथिंग, अगर एक कंपनी की जैसे 2-3 होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी के इकट्ठे अकाउंट होते हैं। बिल्कुल सही बात दोस्तों। एक कंपनी को अपने स्टैंड अलोन अकाउंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, साथ ही परिवार के अकाउंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। परिवार का मतलब इफ आई एम अ होल्डिंग कंपनी, आई एम अ पेरेंट कंपनी और मेरे कुछ चाइल्ड हैं, सब्सिडियरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, मुझे उनके साथ अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके बनाना होता है। सीए फाइनल का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोस्तों। एक टाइम था जहां हम सीए फाइनल में तकरीबन 18 क्लासें इस चैप्टर में पढ़ते होते थे, 18 क्लासेस। इट इज सच अ ह्यूज टॉपिक दोस्तों। पिछले कोर्स रीअलाइनमेंट के टाइम पे
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बेसिक हिस्सा इंटरमीडिएट मूव कर दिया गया है। एडवांस वर्जन आप सीए फाइनल में ही पढ़ेंगे, बट एक सिंपलर हिस्सा, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कंसोल का, वो बातें हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। राइट, एग्जाम के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज, अभी तक जो आपने जितने भी अकाउंट्स फॉर्मेट्स वगैरह पढ़े, अकाउंटिंग पढ़ी, वो जेनरिक कंपनी, एक कंपनी के लिए थे, एक नॉर्मल कंपनी के लिए। बट अब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में चल रहे हैं दोस्तों, एंड दैट इज हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, विच इज बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग कंपनी में क्या पेक्यूलियर होता है, बैंकिंग के फॉर्मेट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। क्या आप लोगों ने स्केड्यूल 3 पढ़ा था दोस्तों? स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज है, किस बारे में था? फॉर्मेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L और नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ या ना? ऐसा पढ़ा था दोस्तों, क्या याद भी है? हाँ, तो अब पहली बार बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेट्स पूछेंगे। बैंकिंग कंपनी का रेगुलेटर कौन है दोस्तों? कहने से आरबीआई, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उनके लिए है बेटा, लेकिन रेगुलेटर आरबीआई है, राइट? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंदर बैंकिंग कंपनीज के फॉर्मेट्स कैसे बनाए जाएंगे वो अलग से दिए हुए हैं दोस्तों। अब आप बता दीजिए, बैंकिंग कंपनी ये एक कंपनी है, उस पे कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट भी अप्लाई होता है। इसमें भी एक फॉर्मेट दिया है और यहाँ भी एक फॉर्मेट दिया है। एक बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट्स कौन से फॉर्मेट्स में बनाए? कंपनीज एक्ट वाले में या बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में? ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने? स्पेसिफिक वर्सेस जनरल दोस्तों। अगर कहीं कोई जनरल प्रोविजन हो और स्पेसिफिक प्रोविजन हो, कौन सी प्रिवेल करेगी? स्पेसिफिक। पक्का ना दोस्तों? तो एग्जैक्टली वैसे ही बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है जिसके अंदर फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो एक और फॉर्मेट हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद एनबीएफसी, एनबीएफसी नाम सुना आप लोगों ने? जल्दी से बता दीजिए क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके बारे में बातें करेंगे। आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक जो आप लोग पढ़ चुके हैं, व्हिच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप इतनी बात तो समझते हैं दोस्तों, जो स्कूल डेज में डिसोल्यूशन पढ़ा था, दैट वाज नॉट द कंप्लीट डिसोल्यूशन। स्कूल डेज में इतना सा ही पढ़ा था, उसके बाद आपने बहुत कुछ पढ़ा, गार्डनर वर्सेस मरे पढ़ा, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी पढ़ा, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, सेल ऑफ फर्म, कन्वर्जन, ये सारी बातें पढ़ी। वो भी पूरा चैप्टर यहाँ मूव हो गया है दोस्तों। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके कोर्स में 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। नई स्कीम, मार्किंग स्कीम्स अभी नहीं आई है दोस्तों, जो वेटेज डिसाइड करती थी, बट देन स्टिल इन नंबर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख के मुझे लगता है कि अब जो पेपर होना चाहिए वो तकरीबन 30 से 35 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होना चाहिए। तो दिस पोर्शन शुड हैव दैट मच इंपॉर्टेंस दोस्तों। जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ कवर्ड है, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी कोर्स के अंदर कवर करने का मतलब है तकरीबन 30 से 35 नंबर की वेटेज यहाँ होनी चाहिए दोस्तों। तो विल लेक सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो। ठीक है दोस्तों, तो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि चैप्टर्स कर रहा हूं और चैप्टर के साथ साथ बीच में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डालता चलूं, यानी एक चैप्टर खत्म हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठाएंगे, तो विल मूव पैरेलली ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स साइमल्टेनियसली कवर कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिस कोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 58 क्लासेस कोर्स, 56 to 58 क्लासेस कोर्स। हम लोग दिसंबर एंड तक ऑल्टरनेट डे क्लास चलाएंगे दोस्तों, और 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इट वुड बी मंडे टू सैटरडे 2 to 5। आपको बैच का टाइमिंग्स वैसे 2 to 5 में बताया गया? हाँ या ना? तो बैच टाइमिंग्स वुड बी मंडे टू सैटरडे 2 to 5 एवरी डे, बट वो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे एंड बाय 28th of February दिस कोर्स वुड बी डेफिनेटली थ्रू। उससे पहले ही कोशिश करेंगे खत्म करने अलॉन्ग विद रिविजंस। ठीक है दोस्तों, चलिए। So on that note, let's start with the first portion of your advanced accounts syllabus, accounting for employee stock option plans. We can take one copy and pass it, guys. तो आपके कोर्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
जिस भी भगवान को मानते हो नाम ले लो, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, जय बाबा दी, जो भी आप करना चाहें, आइए स्टार्ट करें दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने नाम सुना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो भी बता सके, जितना भी आप लोगों ने सुना हुआ है, क्योंकि दिमाग में क्या है पहले वो समझ आता है। व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? कंपनी पहले ना अपने एम्प्लॉइज को राइट देती है कि आप हमारे शेयर्स इशू करने वाले हैं, तो आपको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अगर हम नहीं लेते तो फिर हम वहाँ करते ओके ओके। और कुछ एम्प्लॉयज को सॉरी बेटा, एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि फ्यूचर डेट्स पे आप शेयर ले सकते हो एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। शाबाश मेरे बच्चे, आपने जो बोला और आपने जो बोला थोड़ा सा फर्क है, बट शायद ज्यादा आपका क्लोज है, बट फिर विल कम बैक टू दिस। लोअर देन मार्केट प्राइस। तो नॉर्मली वो जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से लोअर होता है दोस्तों। क्यों ऐसा किया जाता है दोस्तों? क्या सब अग्री करते हो जो बच्चे ने बोला? तो बच्चे ने कहा कि शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, शेयर्स खरीदने के राइट्स ऑफर किए जा रहे हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, फ्यूचर डेट पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं। और बच्चे ने कहा वो प्राइस जो है नॉर्मली मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता होता है, राइट? क्यों ऑफर किए जाते हैं दोस्तों? Employees will have an interest in the company and they will work more efficiently. बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आप लोग सीए बन के कंपनी को ज्वाइन करते हैं, एज अ मैनेजर आप ज्वाइन करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर में बताया गया है आपकी सैलरी कितनी है, एंड दैट्स अ फिक्स सैलरी, राइट? कंपनी जैसा मर्जी परफॉर्म करे, आपको सैलरी वही मिलेगी। आपने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी की सेल्स डबल हो गई, प्रॉफिट्स डबल हो गए, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही है, तो क्या लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है दोस्तों? किस बात का? मैं क्यों ज्यादा स्टॉक करूं, मैं क्यों ज्यादा एफिशिएंटली काम करूं, मेरी सैलरी थोड़ा बढ़ने वाली है। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए तो फायदा किसको हुआ? शेयर होल्डर्स को, कंपनी को। मुझे क्या मिला? तो मुझे लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंक्लिनेशन आ जाता है कि यार आई डोंट हैव अ पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ अ कंपनी। उस मुद्दे से हटाने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कुछ रीजन हो सकता है दोस्तों? पार्टिसिपेशन करवा दिया आपने प्रॉफिट्स में। पार्टिसिपेशन कैसे दोस्तों? फायदा कैसे? ये पार्टिसिपेशन कैसे हुआ बेटा? they were thinking कि पार्टिसिपेशन कैसे हुआ कि शेयर्स दे दिए, तो हाउ डू दे हैव अ फीलिंग ऑफ कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपनी? Because the management is in their hands, if they work hard, so their turnover will go up, so their profit. तो आप सोचिए दोस्तों, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो क्या कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा? यस और नो? और अगर एम्प्लॉइज के को शेयर्स दिए जा रहे हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, और वो प्राइस शेयर का अब बढ़ चुका है, आपको कहा गया प्राइस शेयर आपको दिया जाएगा 100 रुपए में, और जब लेने की बारी आई तो उस टाइम एक्चुअली में प्राइस 300 रुपए हो चुका है, आपको शेयर कितने का मिलेगा? 100 रुपए। और मार्केट में कितने का चल रहा है? तो क्या आप 100 में लेके 300 में बेच सकते हो दोस्तों? 200 का प्रॉफिट आपका हुआ। तो अगर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है, उसका फायदा आपको भी होगा, एम्प्लॉय को भी होगा, ESOP के थ्रू होगा दोस्तों, राइट? So that's the first thing कि you are making employees being made a participant in the company's growth story, right? उस तरह से मोटिवेट होगा। और क्या दोस्तों, क्यों दिए जाते हैं ESOP? ओके, एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए दोस्तों, अगर एक कंपनी सैलरी देती है और दूसरी कंपनी आती है जो ज्यादा सैलरी देने को तैयार है, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेट करना चाहते हैं, कैश नहीं, एक और मीडियम से, क्या ESOP एक और मोड हो सकता है रेम्यूनरेट करने? तो आप एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए या अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि हम सिर्फ आपको फिक्स सैलरी नहीं देंगे, हम आपको अपने ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेंट बनाएंगे, तो अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो अच्छा टैलेंट ऑलरेडी है आपके पास उसे रोकने के लिए, रिटेन करने के लिए ESOPs दिए जाते हैं। तो अब अगर पूरी स्टोरी पे आऊं दोस्तों ESOP की, एवरीवन, ESOP जैसा बच्चे ने कहा, बच्चे ने बिल्कुल सही डेफिनेशन दी। ESOPs वर्ड पे गौर कीजिएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। प्लान को छोड़िए, पहले से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है दोस्तों, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है एक राइट, अधिकार है। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज अ राइट। आपको एक अधिकार दिया जा रहा है कि आप चाहे, किस चीज का अधिकार है दोस्तों? स्टॉक। स्टॉक मींस शेयर्स। स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट, वैसे ही स्टॉक, तो शेयर्स खरीदने के अधिकार दिए जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय को कहा जाता है दोस्तों कि एम्प्लॉय, यू हैव द राइट टू बाय कंपनीज शेयर्स, से 1000 शेयर्स
at a price of rupees 50 per share if you stay with the company for 3 years. जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय को एक अधिकार दिया जा रहा है कि आप 1000 शेयर खरीद सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज पर शेयर आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद खरीद सकते हो अगर आप कंपनी के साथ रहते हो फॉर 3 इयर्स। राइट दोस्तों, मैं वो एम्प्लॉय हूं जिसे ये ऑफर किया गया दोस्तों, और मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूं कि 3 साल बाद कंपनी का शेयर का प्राइस 200 रुपए होगा। एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, 3 साल बाद क्या प्राइस होगा, क्या आप गारंटी से बता सकते हो? नहीं, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि 3 साल बाद ये प्राइस 200 रुपए हो सकता है। तो मुझे एक शेयर 3 साल बाद दिया जाएगा 50 रुपए में, जिसका मुझे लगता है उस टाइम प्राइस होगा 200 रुपए। तो मुझे पर शेयर का फायदा होगा 150 रुपए का। कितने शेयर्स पे? 1000। कैन आई से मुझे 150 रुपए इनटू 1000 शेयर्स 1,50,000 रुपए का फायदा होगा। Can I say company is compensating me for that 1,50,000 by means of rights for shares? कह सकता हूं दोस्तों, लेकिन साथ ही क्या बाय डिफॉल्ट मुझे वो शेयर्स खरीदने का राइट मिल गया है या कुछ शर्तें पूरी करनी है? क्या शर्तें हैं दोस्तों? I have to stay with the company for the next 3 years. अगर मुझे ये प्रपोजल ल्यूक्रेटिव लगता है दोस्तों, फायदेमंद लगता है, तो क्या मैं कंपनी के साथ 3 साल रुक सकता हूं दोस्तों? तो वही तो हमने कहा, कंपनी रिटेन करेगी टैलेंट को। क्या 3 साल तक रोक लिया मुझे दोस्तों? बाय गिविंग मी स्टॉक ऑप्शंस। तो स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं टैलेंट को रिटेन करने के लिए, स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और एम्प्लॉइज के दिल से वो फीलिंग निकालने के लिए कि हमारे काम करने से हमें क्या फायदा हो रहा है। तो एम्प्लॉइज भी मेहनत करेंगे, ज्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो कंपनी के शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा आपको ही होगा। इसीलिए ESOPs दिए जाते हैं। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? जिसे हम कहते हैं दोस्तों ESOPs। ESOP इज दिस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमने जिसकी बात करी वो ये है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन इज अ राइट। जिस प्लान के अंतर्गत वो राइट्स दिए जाते हैं, उस प्लान को कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समझ आती है बात दोस्तों? लिखते हैं दोस्तों, हेडिंग डालिएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस लिखिएगा दोस्तों। refers to the rights given by the company to the employees ब्रैकेट में लिखिएगा and not an obligation bracket close, whereby the employees can subscribe to the shares of the company at a predetermined price after fulfillment of specified conditions. After fulfillment of specified conditions. Full stop. एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, the predetermined price is usually lower than the market price. The predetermined price is usually lower than the market price.
is usually lower than the market price. एक लाइन छोड़ के अगली डेफिनेशन लिखिए. Employee stock option plans, employee stock option plan ब्रैकेट में ESOP ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम ब्रैकेट में ESOS. हाइफन डाल के लिखिएगा. refers to the plan oblique scheme, refers to the plan oblique scheme under which the stock options have been granted, under which the stock options have been granted, under which the stock options have been granted. चलिए दोस्तों एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं. आ जाइए जल्दी से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की डेफिनेशन पे. इट इज अ राइट गिवन टू द एम्प्लॉय. राइट एवरीवन. ब्रैकेट में उसके बाद कुछ लिखा आपने, नॉट एन. सामने देखिएगा दोस्तों प्लीज एवरीवन. कंपनी एम्प्लॉय को अधिकार दे रही है कि एम्प्लॉय 1000 शेयर खरीद सकता है एट द रेट ऑफ 50 per share after 3 years. Is it mandatory for the employee to buy the shares? पक्का everyone? एग्जाम्पल लेते हैं everyone. 3 साल बाद एम्प्लॉय के पास पैसा नहीं है, लोन अरेंज करने की भी पावर नहीं है. 3 साल बाद कंपनी को 50 रुपए देने होंगे, 50 into 1000 50,000 रुपए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है शेयर देने में. तो क्या उसके ऊपर कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है? नहीं. दूसरा सिनेरियो, 3 साल के बाद कंपनी के शेयर का प्राइस हो गया है दोस्तों 20 रुपए. हो सकता है कि 3 साल में कंपनी की बुरी हालत हो गई है या मार्केट कंडीशंस एडवर्स हैं और शेयर का प्राइस गिर के हो गया है सिर्फ 20 रुपए. एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहा था कहां चला जाएगा 200, लेकिन उसे कितने में मिल सकता है 50 में, लेकिन आज मार्केट प्राइस है 30. अब आप सोचिए एम्प्लॉय को कहा जा रहा है एक शेयर का मार्केट प्राइस 20 रुपए है, आप हमसे 50 में ले लो. एम्प्लॉय लेना चाहेगा? नहीं. तो इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, इट इज अ राइट टू बाय. सिर्फ आपको अधिकार दिया गया है, आप लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना चाहे तो मत लीजिए. ऑफ कोर्स दोस्तों अगर मार्केट में शेयर 20 रुपए का मिल रहा है और कंपनी दे रही है 50 का और फिर भी एम्प्लॉय को लेना है तो वो कंपनी से लेगा या मार्केट से लेगा? मार्केट से खरीद लेगा. तो आपके स्टॉक ऑप्शंस क्यों एक्सरसाइज करेगा? तो इससे ये सिर्फ एक अधिकार है, कोई ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है. कौन दे रहा है? कंपनी. किसको करेगी? एम्प्लॉय को. किस चीज का अधिकार है? कि आप फ्यूचर डेट में शेयर्स खरीद सकते हो एट द प्री डिटरमिन्ड प्राइस. प्री डिटरमिन्ड या उसका तरीका कि कैसे वो प्राइस निकाला जाएगा वो पहले से एग्री हो जाता है, उस प्राइस पे आप शेयर्स खरीद सकते हो. ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी. कुछ बात समझ आती है दोस्तों? ये जो एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है क्या सबको समझ आता है? प्लीज जो बना रहा हूं नोट नहीं कीजिएगा, लेकिन सब देखिएगा सामने 2 मिनट के दोस्तों. एवरीवन, मान लीजिए दोस्तों 1 अप्रैल 2019 के दिन एम्प्लॉइज के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, टर्म्स एग्री करी है स्टॉक ऑप्शंस देने की. इस डेट को कहा जाता है ग्रांट डेट. जिस दिन स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट की गई है, द डेट इज कॉल्ड द ग्रांट डेट. यही एग्जांपल कंटिन्यू करते चलिएगा दोस्तों. कहा गया 3 साल तक आपको हमारे साथ रहना है, उसके बाद आप शेयर ऑप्शंस खरीद सकते हैं. कहना से 3 साल की कंडीशन है, उस कंडीशन को कहा जाता है वेस्टिंग कंडीशन. वेस्ट होने का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास ये अधिकार आ गया. आपको यहां पे सिर्फ एक चिट्ठी दी गई है, शेयर खरीदने का अधिकार अभी नहीं आया. शेयर खरीदने का अधिकार कब आएगा? 3 साल बाद. तो 3 साल की जो कंडीशन है उसे कहा जाता है वेस्टिंग कंडीशन. समझ आती है दोस्तों?
जिसके बाद आपके पास अधिकार आ जाएगा कि आप वो शेयर्स खरीद सके। इज दैट ओके एवरीवन? दिस डेट इज कॉल्ड द वेस्टिंग डेट। अब जिस दिन अधिकार आया दोस्तों, उसके बाद नॉर्मली कहा जाता है 3 साल के बाद आप अगले 1 साल तक कभी भी शेयर्स खरीद सकते हो। 3 साल आप कंपनी के साथ रहे, आपके पास राइट्स आ गए, आपको 1 साल और दिया जा रहा है कि उस 1 साल के अंदर आप शेयर्स खरीद सकते हैं। दिस 1 year period is called the exercise period। एक्सरसाइज, आपको जो अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए कि हाँ मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, आपको 1 साल का पीरियड दिया जा रहा है। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो शर्तें एग्री हो। एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज डेट। अगर एम्प्लॉय ने इस 3 साल से पहले छोड़ दिया दोस्तों, क्या उसने शर्त पूरी करी? एम्प्लॉय क्या 3 साल से पहले छोड़ सकता है दोस्तों? एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी बिफोर कंप्लीटिंग द 3 years पीरियड, छोड़ सकता है एवरीवन। तो क्या ये ऑप्शंस वेस्ट होंगे? तो उसे हम कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शंस। The options lapsed unvested। ये ऑप्शंस कभी वेस्ट ही नहीं हुए और वो लैप्स हो गए क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ दिया, शर्तें ही पूरी नहीं करी। इस डेट पे ऑप्शंस वेस्ट हो गए, शर्तें पूरी कर दी। शर्तें पूरी होने के बाद नाउ दी ऑप्शंस आर वेस्टेड, कभी भी वो एक्सरसाइज हो सकती हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर एक्सरसाइज कर ली तो एम्प्लॉय पैसा देगा, शेयर ले लेगा। अगर 1 साल तक नहीं एक्सरसाइज करी तो क्या होगा दोस्तों? लैप्स हो जाएगा। तो अगर आपने यहां छोड़ा तो अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स होगी। इसके बाद अगर आपने यहां तक एक्सरसाइज नहीं किया तो वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचें, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये पीरियड क्यों दिया जा रहा है एक्सरसाइज करने के? 3 साल की शर्त थी, आप खरीदना चाहें तो 3 साल के बाद खरीद लीजिए। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जिस दिन कंपनी ने शेयर्स ग्रांट किए हैं उस दिन शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है एवरीवन, मान लीजिए 120 रुपए। आज के दिन शेयर का मार्केट प्राइस है 120 और एम्प्लॉय को कहा गया आप हमसे शेयर खरीद सकते हैं 50 रुपए में। दिस प्राइस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस, कि अगर आप शेयर्स के ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको शेयर दिया जाएगा 50 रुपए में। दिस प्राइस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस। मान लीजिए दोस्तों 3 साल बाद आज के दिन शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपए और एम्प्लॉय को लगता है शेयर का प्राइस अभी और बढ़ सकता है। अगर आप एम्प्लॉय हो और आपको लगता है अभी और बढ़ सकता है तो क्या आप अभी खरीदना चाहेंगे या बाद में खरीदना चाहेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? दोबारा बोलता हूं एवरीवन, आपको शेयर कितने का मिलेगा? 50 में। आप यहां खरीद लीजिए, यहां खरीद लीजिए, आपको शेयर 50 में ही मिलना है, लेकिन आपकी जेब से पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? तो अगर आपको लगता है शेयर का प्राइस अभी और बढ़ सकता है तो यू मे डिसाइड बढ़ने दो, खरीदूंगा 50 में और तब बेच दूंगा। राइट एवरीवन? सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शेयर का मार्केट प्राइस और 1 साल के अंदर 250 हो जाएगा। तो जैसे ही और बढ़ेगा मैं अपने एक्सरसाइज पीरियड के दौरान खरीदूंगा, बेच दूंगा। हो सकता है ऐसा। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों ये लीजिए, शेयर का मार्केट प्राइस हो गया है 20 रुपए, आपको कितने में मिलेगा? 50। क्या आप यहां खरीदना चाहेंगे? नहीं। लेकिन 1 साल का पीरियड आपको दे दिया, क्या आप वेट कर सकते हैं कि हो सकता है इस 1 साल के दौरान शेयर का प्राइस वापस बढ़ जाए? एंड इफ द शेयर प्राइस रीचेस इवन 60 रुपीज, क्या आप खरीदना चाहेंगे? खरीद लेंगे दोस्तों, 10 का तो फायदा है। तो इसीलिए सिर्फ वेस्टिंग होते ही कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, आपको साथ ही कुछ पीरियड दिया गया। इट मे बी 1 year, इट मे बी 3 years आल्सो, डिपेंडिंग ऑन जो प्लान एग्री किया गया। कुछ समझ आया दोस्तों? तो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है बात। सबसे पहली डेट ग्रांट डेट, जिस दिन एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन प्लान की टर्म्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एग्री करती है। ग्रांट डेट, जिस दिन स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट किए गए, राइट? उसी दिन एक प्राइस एग्री हो जाता है जिसे हम प्रीडिटरमाइंड प्राइस बोल रहे थे। प्राइस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस। साथ ही कुछ शर्तें होंगी जिसके बाद वो ऑप्शन वेस्ट होंगी एंड वो शर्तें आर नोन एज वेस्टिंग कंडीशंस। राइट दोस्तों, मेरे एग्जांपल में मैंने शर्त क्या लगाई है? 3 साल का सर्विस पीरियड, कि आपको 3 साल तक हमारे साथ रहना है। राइट दोस्तों, दैट्स वेस्टिंग कंडीशन। 3 साल बाद ऑप्शंस एक्चुअली वेस्ट एंड दैट डेट इज कॉल्ड द वेस्टिंग डेट एंड दिस 3 year पीरियड इज द वेस्टिंग पीरियड। इज दैट ओके एवरीवन? जितने पीरियड में ऑप्शंस वेस्ट होंगी दैट इज कॉल्ड द वेस्टिंग पीरियड, ये वेस्टिंग डेट। और उसके बाद वेस्ट होने के बाद ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ टाइम दिया गया एंड दैट टाइम इज कॉल्ड द एक्सरसाइज पीरियड।
ठीक है बेटा, एक्साइज पीरियड खत्म होने के बाद ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे। कुछ समझ आया? पक्का एक बार अगली हेडिंग डालिएगा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ESOPs. Some important terms related to ESOPs. First one, grant date. Grant date, hyphen डाल के लिखिएगा, refers to the date on which the stock options were granted by the employer to the employee. Refers to the date on which the stock options were granted by the employer to the employee. In other words, it is the date. In other words, it is the date on which both the employer and the employee agrees to the terms of ESOP. Agrees to the terms of ESOP. एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, if such a grant is subject to an approval, ब्रैकेट में लिखिएगा, for example from shareholders, bracket close, comma, the grant date shall be the date on which such approval is received. The date on which such approval is received. सेकेंड टर्म लिखिएगा दोस्तों, सेकेंड टर्म वेस्टिंग कंडीशन, हाइफन डाल के लिखिएगा, refers to the conditions on fulfillment of which the stock options vest. Bracket with that is the employee becomes entitled to exercise the stock options. The employee becomes entitled to exercise the stock options. एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, vesting conditions can be of two types. पहला, service condition. Hyphen डाल के लिखिए, that is the employee must remain in service for a specified period. The employee must remain in service for a specified period. Second, performance condition.
performance condition refers to the vesting conditions. Refers to the vesting conditions which are linked to the performance of the enterprise, which are linked to the performance of the enterprise, bracket में, for example, attaining a specified increase in sales or profits, attaining a specified attaining a specified increase in sales or profit bracket close कीजिए or linked to the market price of the share, or linked to the market price of share of the company. Market price of share of the company. ब्रैकेट में लिखिएगा termed as market condition. Termed as market condition. Termed as market condition. चलिए दोस्तों, पहले इन दो पॉइंट्स को देख लेते हैं एवरीवन. ग्रांट डेट का मतलब हमने क्या बोला? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में, यानी बेसिकली जिस दिन एम्प्लॉयर ने स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट करे. कैसे कहूं दोस्तों, नाम ही है ग्रांट डेट, जिस दिन राइट्स आपको ग्रांट किए गए. ग्रांट कैसे किए जाएंगे? चिट्ठी दी जाएगी कि आप एज एम्प्लॉय, आपको अधिकार दिया जा रहा है कि आप इतने शेयर्स इन शर्तों को पूरा करने का खरीद सकते हैं इस प्राइस पे. राइट दोस्तों, क्या एम्प्लॉय को भी एग्री करना होगा उस टर्म्स पे? तो जिस दिन दोनों एग्री कर जाए उस टर्म्स में, हम मान लेते हैं ग्रांट कर दिया गया. बट क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, एज अ एम्प्लॉयर मैंने आपको स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट कर दिए हैं और इस लेटर में लिखा है these are subject to approval from shareholders at the general meeting. क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? तो मैंने स्टॉक ऑप्शंस दे दिए, लेकिन साथ ही क्या लिखा? अभी इस प्लान पे शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल मिलनी बाकी है. तो अप्रूवल मिली 2 महीने बाद. तो एक्चुअली भी ऑप्शंस कब से ग्रांटेड होंगे? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में साइन हुआ या जिस दिन अप्रूवल है. बस वही लिखा है दोस्तों. पढ़ दीजिए जल्दी से ग्रांट डेट का मतलब. डन बच्चे? एवरीवन समझ आया दोस्तों? नेक्स्ट इज वेस्टिंग कंडीशन. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा दोबारा से. वेस्ट होने का मतलब था that the employee becomes entitled to exercise. यहां पर सिर्फ ग्रांट हुआ, एक्सरसाइज करने के अधिकार यहां पर आए थे दोस्तों. तो वेस्ट होने का मतलब होता है to become entitled to exercise. तो वेस्टिंग कंडीशन वो है जिसका पूरा होने पे एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाए उसे एक्सरसाइज करने. यानी ऐसी शर्तें जिसके पूरे होने पे ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शंस एक्चुअली वेस्ट हो जाए. ठीक है दोस्तों? अब वेस्टिंग कंडीशंस भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. ब्रॉडली 2 तरीके की. नाम देखिएगा सामने, सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशन. माइंड यू एवरीवन, प्लीज देखिए सामने. हमने कहा शर्तें ब्रॉडली 2 तरह की हो सकती हैं. पहली शर्त सर्विस कंडीशन. सर्विस का मतलब है एम्प्लॉय तुम्हें 3 साल तक हमारे साथ सर्विस में रहना है, 2 साल तक सर्विस में रहना है. सर्विस, you need to be in employment for a specified period. हमारे एग्जांपल में 3 साल की जो वेस्टिंग कंडीशन थी वो एक्चुअली एक सर्विस कंडीशन. अभी भी दोस्तों, साथ ही दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कहा जाए तुम्हें 3 साल तक कंपनी की सर्विस में रहना है और साथ ही कंपनी सेल्स शुड इंक्रीज बाय एटलीस्ट 10%. तो 2 चीजें, एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट में रहना है, दूसरा कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी की सेल्स कम से कम 10% बढ़ जाए. अगर ऐसा होगा तो ऑप्शंस वेस्ट होंगी. तो 2 शर्तें हैं दोस्तों. पहली शर्त क्या है? 3 साल तक एम्प्लॉय को रहना है. दैट कंडीशन इज अ सर्विस कंडीशन. द अदर वन इज दैट द कंपनी शुड हैव अ परफॉर्मेंस व्हिच इज सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10% कम से कम. दैट कंडीशन इज अ परफॉर्मेंस कंडीशन.
कुछ बात समझ आती है everyone? हाँ या ना everyone? It could also be sales या profit increase. हमारा प्रॉफिट 10% बढ़ना चाहिए, तो कहने से अगेन कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है. such conditions are termed as performance conditions. इसका एम्प्लॉई के जुड़े रहने से कोई लेना देना नहीं है. एम्प्लॉई के लिए जुड़ना है दैट इज सर्विस कंडीशन, और कंपनी के जो परफॉर्म करना है दैट इज परफॉर्मेंस कंडीशंस. समझ आती है बात दोस्तों? कंपनी फायदा दे रही है दोस्तों, तो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी हो रही होगी तो कंपनी फायदा देगी, तो इसलिए कंपनी साथ ही एक और शब्द जोड़ रही है व्हिच इज परफॉर्मेंस कंडीशन. राइट? अब ये परफॉर्मेंस कंडीशंस भी दो तरह की हो सकती हैं दोस्तों. दो तरह की परफॉर्मेंस कंडीशंस, एक जो मार्केट से लिंक्ड है, एक अदर्स. जैसा मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों, सेल बढ़ जाए 10%, प्रॉफिट बढ़ जाए 10%, या मान लीजिए कंडीशन डाली गई है कि शेयर का मार्केट प्राइस अगर 10% बढ़ जाएगा तो हम आपको स्टॉक ऑप्शंस दे देंगे. तो आपकी कंडीशन किस चीज से लिंक्ड है? शेयर के मार्केट प्राइस से. कहने से ये भी परफॉर्मेंस लिंक्ड कंडीशन है दोस्तों, एवरीवन. बट इस परफॉर्मेंस का कंपनी की परफॉर्मेंस से लेना देना है, लेकिन साथ ही इकोनॉमिक फैक्टर से भी लेना देना है दोस्तों. अब मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन मार्केट में डिप्रेशन है, तो क्या मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा या सबके शेयर प्राइस सप्रेस्ड होंगे दोस्तों? होगा सबके शेयर. तो मार्केट प्राइस सिर्फ मेरी यानी कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज आल्सो गवर्न्ड बाय मार्केट फैक्टर्स. सो कंडीशंस जो मार्केट प्राइस से लिंक्ड हो उसे कहा जाता है मार्केट कंडीशंस. कंडीशंस व्हिच आर लिंक्ड टू द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आर कॉल्ड मार्केट कंडीशंस, एंड बाकी कंडीशंस आर अदर परफॉर्मेंस कंडीशंस. आप नॉन मार्केट कंडीशंस कह दीजिए या अदर परफॉर्मेंस कंडीशंस जो मार्केट प्राइस से लिंक्ड नहीं है. कुछ समझ आया दोस्तों? एवरीवन. सो दो तरह की वेस्टिंग कंडीशंस की हमने बात करी. पहले वेस्टिंग कंडीशन क्या है? जिसके पूरा होने के बाद स्टॉक ऑप्शंस वेस्ट होंगे, और वेस्ट होने का मतलब दैट यू बिकम एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज. पता है ना? ज्यादा हो गया अभी तो शुरुआत ही करी है ऐसे. ओके, सो वेस्टिंग कंडीशंस आर दोस कंडीशंस जिनके पूरा होने पे द ऑप्शंस वेस्ट, यानी यू बिकम एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज. वेस्टिंग कंडीशंस दो तरह की, सर्विस कंडीशन एंड परफॉर्मेंस कंडीशन. सर्विस कंडीशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट में रहना है, एम्प्लॉय को सर्विस में रहना है, और परफॉर्मेंस कंडीशन का मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस पे या कंपनी के शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस पे जो कंडीशन लिंक्ड हो उसे कहते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन. तो दो तरह की परफॉर्मेंस कंडीशंस हो गई. एक जो शेयर प्राइस से लिंक्ड है उसे हम कहते हैं मार्केट कंडीशन, एंड द अदर वंस आर अदर जो मार्केट प्राइस से लिंक्ड नहीं है. तो अगर सेल्स का बढ़ना एक कंडीशन होती, क्या ये परफॉर्मेंस कंडीशन है? पहले तो क्या ये वेस्टिंग कंडीशन है? क्या ये सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन? क्या ये मार्केट ड्रिवन है या अदर्स है? अदर्स है. इसका शेयर के मार्केट प्राइस को कनेक्शन नहीं है. प्रॉफिट का 10% बढ़ना वेस्टिंग कंडीशन है दोस्तों. सर्विस या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस विल बी मार्केट प्राइस से लिंक्ड या अदर्स? अदर्स. मार्केट प्राइस अगर 10% बढ़ जाए तो इट इज अ वेस्टिंग कंडीशन. परफॉर्मेंस कंडीशन व्हिच इज अ मार्केट कंडीशन. प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली मार्केट प्राइस तो बिल्कुल बढ़ेगा बेटा, बट प्रॉफिट बढ़ने से मार्केट प्राइस बढ़ता लेकिन इकोनॉमी डाउन टर्न में है, डिप्रेशन में जा रही है, तो फिर भी हो सकता है मार्केट प्राइस ना बढ़े. तो मार्केट प्राइस में सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस काम नहीं आती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं. मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करती है दोस्तों. मार्केट में बहुत सारे सेंटिमेंट्स काम करते हैं. यू नो, आई टेक एन एग्जांपल दोस्तों. मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों. मान लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. किस चीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजरली? उनका मेन बिजनेस क्या है? ऑयल रिफाइनिंग का. हाँ या नहीं? और मान लीजिए ऐसा कह दिया जाए कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ मूविंग अवे फ्रॉम ऑयल. पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अवे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ ही जाएंगे अगले 3 से 4 सालों के अंदर. तो क्या होगा? कंपनी तो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन मार्केट में न्यूज है कि हो सकता है अब हम इस ऑयल वाले एरिया से हट जाएंगे, धीरे धीरे सेल्स कम हो जाए. तो क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा या गिरने लग जाएगा? तो चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे दोस्तों, लेकिन फिर भी मार्केट में न्यूज है जिस वजह से हो सकता है शेयर प्राइस गिर जाए. तो मार्केट प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो. बेटा, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है. इसीलिए हम उसे मार्केट कंडीशन कहते हैं, मार्केट ड्रिवन कंडीशन. इज दैट ओके विवा? बढ़ाना होगी. तीसरा टर्म लिखिएगा दोस्तों. 2 टर्म्स लिखी है, अभी तीसरी टर्म लिखिएगा. vesting date. Vesting date. It is the date on which
It is the date on which stock options vest. It is the date on which stock options vest. That is a date on which the vesting conditions are fulfilled. That is the date on which the vesting conditions are fulfilled. Next, vesting period. Vesting period. It is the time gap between the grant date and the vesting date. It is the time gap between grant date and vesting date. That is the time gap between the date on which the stock options were granted, between the date on which the stock options were granted and the date on which the vesting conditions were fulfilled. And the date on which the vesting conditions were fulfilled. Next, बेटा फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म लिखिएगा दोस्तों, एक्सरसाइज पीरियड. एक्सरसाइज पीरियड it is the period after the vesting date. It is the period after the vesting date during which the rights granted under employee stock option plan can be exercised. Repeat कर रहा हूं दोस्तों, it is a period after the vesting date during which the rights granted under employee stock option plan can be exercised. Can be exercised. Next लिखिएगा दोस्तों, exercise price. Exercise price. Exercise price. It is a price at which the rights granted under ESOP can be exercised. It is a price at which the rights granted under ESOP can be exercised. ESOP में क्या राइट्स दिए हुए थे दोस्तों? किस चीज के राइट्स थे? शेयर खरीदने के. तो शेयर खरीदना, जिस प्राइस पे एम्प्लॉय शेयर खरीद सकता है उस प्राइस को कहा जाता है एक्साइज प्राइस. ठीक है दोस्तों, एक बार सेकंड पॉइंट जो आपने लिखा था वहां से सारे पॉइंट्स पढ़िए दोस्तों. देखिए वर्ड टू वर्ड ये वेस्टिंग कंडीशन और बाकी शर्तें जो आपने लिखी है, बाकी पॉइंट्स जो लिखे हैं समझ आते हैं.
सो क्या ये 6 टर्म समझ आती है दोस्तों? एवरीवन पढ़ा दूं आगे? नेक्स्ट वन दोस्तों, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ये टर्म बहुत बार सुनी है, बहुत जगह सुनी है, बट हर जगह एक ही मतलब था दोस्तों, फेयर वैल्यू। कोई याद दिला सकता है फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू, अच्छा सिंपल भाषा में फेयर वैल्यू का मतलब क्या होगा? हिंदी वर्जन अगर बोलूं तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या होगा? सॉरी एक वो वर्ड शायद कभी सुनते थे, आर्म्स लेंथ, ऐसा कुछ। वैसे फेयर वैल्यू का मतलब होता है सही वैल्यू। सही वैल्यू का मतलब दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज जो अनरिलेटेड हो, फ्री मार्केट में ट्रेड कर रही हो, उनके बीच में जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो जाता है, प्राइस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू। सब लोग सुनिएगा दोस्तों, ये वैल्यू नॉर्मली फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस ही होता है दोस्तों, बट देन हम जब फेयर वैल्यू कहते हैं उसका मतलब एक यही डेफिनेशन हर जगह मिलेगी आपको, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। इनकम टैक्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, चाहे अकाउंटिंग साइंस पढ़ रहे हो, हर जगह एक ही डेफिनेशन मिलती है, तो इसलिए याद कीजिए। दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज, नॉलेजेबल विलिंग, एक बायर एक सेलर, एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा। नॉलेजेबल भी हो यानी उन्हें सब कुछ पता हो कि मेरी चीज की वैल्यू कितनी है, दूसरे को भी पता हो ये चीज कितना प्राइस डिजर्व करती है। विलिंग हो, विलिंग का मतलब ये नहीं मेरे पर कोई दबाव बना के मैं बेच रहा हूं, आई वांट टू सेल, द अदर पार्टी वांट्स टू बाय, विलिंगली। दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज के बीच में जिस प्राइस पे चीज एक्सचेंज हो सके अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ये जो वर्ड हम लिखते हैं दोस्तों, आर्म्स लेंथ, क्या पहले कभी सुनी है दोस्तों? आर्म्स लेंथ नहीं? हाँ यार आप तो बोल दो, बस मतलब नहीं आता, मैं उसके लिए नहीं कुछ बोल रहा दोस्तों, बट सुना है या नहीं सुना है? सुना है ना दोस्तों। तो अगर आप इसका मतलब भी समझे, आर्म्स लेंथ का मतलब एक हाथ की दूरी पे। आर्म्स लेंथ, अगर दो रिलेटेड पार्टी होती है तो ट्रांजैक्शन गले मिल के होती है। आर्म्स लेंथ का मतलब एक हाथ की दूरी पे, दैट मींस यू आर अनरिलेटेड पार्टीज। दिस वर्ड मींस द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी। तो जो एक हाथ की दूरी पे डिस्टेंस मेंटेन करके जो ट्रांजैक्शन की जाए यानी अनरिलेटेड पार्टी। तो हमें जब कहना होता है कि ट्रांजैक्शन इज अनबायस्ड अनरिलेटेड पार्टी के बीच में, वी से आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। समझ आता है दोस्तों? एवरीवन तो लिखिएगा, शायद ये वर्ड बहुत बार आया होगा दोस्तों, बहुत जगह आया होगा। मुझे तो लगा कि यार बच्चा बोल ही देगा कि हाँ हाँ सर आता है। चलो एनी हाउ, फेयर वैल्यू लिखिएगा दोस्तों, refers to the price at which the stock options can be exchanged between knowledgeable willing parties, बेटा रिपीट कर रहा हूं, refers to the price at which the stock options can be exchanged between knowledgeable, willing parties dealing in an arm's length transaction. Dealing in an arm's length transaction. और अपनी रेफरेंस के लिए अगर आप ये लिखना चाहें तो लिखिए दोस्तों, आर्म्स लेंथ के साथ ही मतलब unrelated party, transaction between unrelated parties. मुस्कान बेटा, क्या ऐसा हो सकता है मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने ही किसी रिलेटिव को बेच दूं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ को, और वो भी खरीद ले क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं ये घर ज्यादा वैल्यू डिजर्व करता है। मेरे घर का मार्केट प्राइस मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है और मैं अपने चाचा जी को बेच देता हूँ 1.5 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों हुआ? वो पर्सनल रीजन हो सकते हैं दोस्तों, बट उसकी सही वैल्यू कितनी थी प्रॉपर्टी की? 1 करोड़ या 1.5 करोड़, लेकिन हमने मार्केट में कितने में बेचा उसे? 1.5 करोड़। बट दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट, बिकॉज़ दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट हैपनिंग एट आर्म्स लेंथ। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है दोस्तों, वो बायस्ड हो सकती है, उसके रीजन 10 हो सकते हैं दोस्तों। मैं मार्केट में ये सिग्नल देना चाहता हूं कि मेरे एरिया की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ गए हैं,
देखो 1.5 करोड़ का घर बिका है, कुछ भी हो, किसी भी रीजन के लिए वो ट्रांजैक्शंस ऐसे करी जा सकती हैं, बायस हो सकती हैं। इसीलिए फेयर वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में, नॉलेजफुल वेरिड पार्टीज के बीच में। मेरा घर का मार्केट प्राइस 1 करोड़ रुपए है दोस्तों, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है और मैं दबाव में ये प्रॉपर्टी इन्हें 70 लाख में बेच देता हूँ। क्या फेयर वैल्यू 70 लाख रुपए है? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 1 करोड़। सो विलिंग नॉलेजेबल पार्टीज, समझ आती है बात दोस्तों, उसे कहते हैं। और वैसे भी दोस्तों we normally say ना यार, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फेयर प्राइस ऑफ दिस। फेयर प्राइस मतलब सही वैल्यू कितनी है वो बताओ, ऊपर नीचे वाली बात नहीं, फेयर प्राइस बताओ, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। लेकिन उसे टेक्निकल जार्गन में जब हम डालते हैं तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं उसके साथ, ठीक है? इज दैट ओके एवरीवन? तो वैसे शायद ग्रुप 1 में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, बोनस इशू एंड राइट शेयर्स। राइट्स की वैल्यू निकालते थे आप, कुछ याद है दोस्तों? राइट्स की वैल्यू कभी निकाली आप लोगों ने? तो क्या था, एक अधिकार की वैल्यू भी निकाल रहे थे, शेयर की वैल्यू निकाल रहे थे, राइट की वैल्यू। तो कुछ थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस कम राइट प्राइस, तो ऐसी बातें कुछ याद आती है। वो क्या था, राइट की वैल्यू। हम भी वैसी बात कर रहे हैं कि राइट की सही वैल्यू, अगर ये राइट्स में किसी और को बेच दूं तो कितने में बेची जानी चाहिए, व्हाट इज द राइट वैल्यू ऑफ दिस? इज दैट ओके एवरीवन? अगली लिखिए डेफिनेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू is equal to, फॉर्मूले की फॉर्मूला बना दीजिएगा दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन द ग्रांट डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। Market price of the share as of the grant date minus the exercise price। लिख लिया दोस्तों। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है अंदरूनी, इंटरनल वैल्यू। तो उस जो स्टॉक ऑप्शन आपको ग्रांट की जा रही है उसकी अंदरूनी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, हम वो निकालना चाहते हैं। जरा देखिएगा दोस्तों, आज के दिन मैं एम्प्लॉय को शेयर ग्रांट कर रहा हूँ, शेयर नहीं राइट्स ग्रांट कर रहा हूँ। आज के दिन मेरे शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 120 और मैं कितने में दे रहा हूँ 50। कहने से एम्प्लॉय को 70 रुपए का फायदा दे रहा हूँ। तो इससे द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड इज 70 रुपीस, मार्केट प्राइस एज ऑन द रेट ऑफ ग्रांट माइनस द एक्साइज प्राइस। एम्प्लॉय के साथ जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन मैं एम्प्लॉय को एक्चुअली 70 रुपए के फायदे वाली चीज दे रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। कुछ बात समझ आती है? जल्दी बोलो हाँ या ना। बेटा अगर आज मैं शेयर किसी को देता तो कितने में देता? 120। लेकिन मैं एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन कर रहा हूँ 50 रुपए की। एम्प्लॉय तुम मुझे 50 देना और मुझे शेयर दे देना, ऐसा ही क्या 70 रुपए का फायदा दे रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू, द बेनिफिट ऑफ दैट स्टॉक ऑप्शन। इज दैट ओके एवरीवन? हाँ या ना? इस दिन मार्केट प्राइस 200 रुपए है दोस्तों, जिस दिन एक्चुअली वेस्टिंग कंडीशन पूरी हुई। 200 माइनस 50 नहीं करता है, कौन सा प्राइस लिया हमने? जिस दिन ग्रांट हुआ उस दिन का मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एज ऑन द रेट ऑफ ग्रांट माइनस द एक्साइज प्राइस। समझ आती है बात दोस्तों? हाँ या ना? बढ़ा दूं आगे? अगली हेडिंग डालिए, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। चलिए दोस्तों, इन दोनों एग्जांपल्स को मर्ज करके कंटिन्यू करता हूं, मेरे साथ साथ देखिएगा। कंपनी ने 1000 शेयर्स ग्रांट किए हैं, स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट किए हैं एम्प्लॉय को। आज के दिन एक्साइज प्राइस 50 रुपए है, लेकिन आज के दिन मार्केट प्राइस है 120 रुपए। और शर्त क्या लगाई है? 3 साल तक एम्प्लॉय आपको हमारे साथ रहना है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए, क्या कंपनी शेयर सस्ते में दे रही है? 120 वाला शेयर 50 में, तो क्या 70 रुपए का कंपनी खर्चा उठा रही है दोस्तों? क्यों उठा रही है खर्चा दोस्तों? Why is the company incurring that expense? एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, ताकि एम्प्लॉय की सर्विस 3 साल तक मिल सके। तो कहना इसे दोस्तों,
120 इंटू 1000, 1,20,000 के शेयर्स खरीदने का अधिकार कंपनी आपको दे रही है 50,000 रुपए में। क्या ना सीधा एवरीवन? तो कंपनी इज एक्चुअली taking an expense of 70,000 rupees just for retaining the employee। हाँ या ना? तो ये 70,000 रुपए कंपनी का खर्चा है दोस्तों। क्या किसी एक साल का खर्चा या 3 साल का खर्चा या 4 साल का खर्चा? दोबारा से बोलता हूँ दोस्तों, पहले तो ये बताओ क्या ये 70,000 रुपए खर्चा है या नहीं है? है दोस्तों। क्यों? कंपनी आज शेयर इशू करना चाहे तो कितने में कर सकती है? 20 में। लेकिन कंपनी शेयर्स कितने में दे रही है? राइट्स कितने में दे रही है? सिर्फ 50,000। तो 70,000 रुपए का कंपनी नुकसान उठाने को तैयार है जस्ट फॉर रिटेनिंग द एम्प्लॉइज। फॉर हाउ मच पीरियड? 3 इयर्स, 4 इयर्स या इमीडिएटली का खर्चा है? आराम से जो आप कह रहे हैं, फिर लॉजिक बात कर लेंगे। पहले तो ये बताओ क्या ये खर्चा इमीडिएट का है दोस्तों? इमीडिएटली बुक कर लूं सारा खर्चा? हाँ या ना? तो इस पॉइंट पे सब एग्री करते हैं नहीं, इट्स नॉट द एक्सपेंस ऑफ द एंटायर 1 ईयर, राइट? किसी एक साल का खर्चा नहीं है। इज इट द एक्सपेंस ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स? 3 इयर्स कौन से दोस्तों? ये वाले शर्त वाले। और 4 साल अगर हो तो 3 + 1 वाले। कितने साल का खर्चा? 4 साल या 3 साल? आपसे पूछता हूं, सोच के आंसर दीजिएगा। क्या एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2022 को ये शेयर्स खरीद सकता है? हाँ या ना? और फिर नौकरी छोड़ के जा सकता है? मिली 14 साल की सर्विस। सब बताओ दोस्तों, क्या एम्प्लॉय यहां पर एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? ये 1 साल का पीरियड उसे दिया गया that you want to exercise, you exercise। बट क्या वो 1 अप्रैल को भी खरीद सकता है और खरीद के कंपनी छोड़ सकता है? सर्विस कितने साल के लिए मिली? तो आप तो उसे रिटेन करना चाहते हैं 3 साल के लिए, चौथा साल आप सिर्फ एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं। बट जो शर्त आपने रुकने के लिए लगाई है वो कितने साल की है? 3 साल। तो कैन आई से दिस 70,000 इज एक्सपेंस ऑफ 3 इयर्स वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था बेटा, उसका खर्चा है, उससे इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो 70,000 डिवाइड बाय 3, दैट शुड बी एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। एज सिंपल एज दैट। बस इतनी सी अमाउंट है दोस्तों। कुछ समझ आया? लिख के दोस्तों। The intrinsic value, the intrinsic value ब्रैकेट में और the fair value ब्रैकेट क्लोज of stock options granted as on the grant date, is recognized as an expense, in the statement of profit and loss. On a straight line basis over the vesting period. On a straight line basis over the vesting period. ब्रैकेट में लिखिए unless the expense can be capitalized, as part of cost of an asset. Unless the expense can be capitalized as part of cost of an asset. थोड़ा सा डिटेल लेता हूं दोस्तों चीज को समझाने के लिए कि अकाउंटिंग हमने कैसे करी। मुझे बताएं ग्रेजुटी का नाम सुना आप लोगों ने? ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी दोस्तों जितना समझ आता है अपनी भाषा में क्या होता है ग्रेजुटी? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉय को ग्रेजुटी का पैसा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे हम रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करते हैं दोस्तों, यानी हमारा देश थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, इसीलिए ग्रेजुटी एक्ट है हमारे यहाँ पे। तो एक कंपनी में अगर एम्प्लॉय 5 साल कम से कम, उससे ज्यादा काम करे, 5 साल या उससे ज्यादा, तो जब वो रिटायर होता है तो उसे एक अमाउंट दिया जाता है विच इज कॉल्ड ग्रेजुटी।
जितने साल उसने काम किया पर कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से कुछ पेमेंट दी जाती है, विच इज कॉल्ड ग्रेचुटी। अब आप सोचिए करंट ईयर में कुछ एम्प्लॉइज हैं, वो कब छोड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें ग्रेचुटी देनी पड़ सकती है दोस्तों अगर वो 5 साल से ज्यादा काम करे। अब आप मुझे बताएं, ग्रेचुटी दी जाएगी, हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 20 साल बाद, जब वो छोड़ के जाए, या हो सकता है ना भी दी जाए कि 2 साल बाद छोड़ गए, हो सकता है दोस्तों। अगर मान लीजिए वो 20 साल बाद छोड़ेंगे और उन्हें एक हेफ्टी अमाउंट दिया जाएगा, क्या वो जो अमाउंट हम उन्हें पे कर रहे हैं तो खर्चा उस 20वें साल का होगा या 20 साल का होगा? सोच लो दोस्तों, पक्का ना? The expense has to be spread over a period of that 20 years over which he has provided service. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूएशंस करवाते हैं ग्रेचुटी की, एक्चुअल वैल्यूएशंस, उसके बेस पे हम उसकी प्रोविजन बनाते हैं। मेरी बात को समझ आती है दोस्तों? जहां एस्टिमेशंस की जाती है कौन कितने सालों बाद छोड़ेगा, उस टाइम सैलरी कितनी होगी, उन सब एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन बनाते हैं और हर साल खर्चा बुक करते हैं। तो खर्चा 20वें साल का नहीं है दोस्तों, खर्चा हर साल का है। वैसे ही दोस्तों एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए आपने उसे एक प्लान ऑफर किया, जिस प्लान के अंतर्गत एम्प्लॉय को फायदा हो जा रहा है, वो कितने का फायदा? 70,000 रुपए का, कह सकता हूं व्यूअर्स। अब ये फायदा एक्चुअली वो एक्सरसाइज कर सकता है 3 साल बाद, चौथे साल में, तीसरे साल के एंड में, कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। 3 साल तक आप कम से कम उसे रिटेन कर रहे हो, तो क्या 3 साल तक एम्प्लॉय की सर्विसेज यूज करने के लिए आप ये खर्चा उठा रहे हो दोस्तों? खर्चा तीसरे साल का मानूं या 3 सालों का मानूं? 3 सालों में एक स्प्रेड कर दीजिए। कुछ बात समझ रही? कुछ अंग्रेजी लिखी है, पढ़िए दोस्तों। आखिरी का ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा सब कुछ पढ़िए। पढ़िए बेटा एवरीवन, मैंने लिखवाया इंट्रिंसिक वैल्यू या fair value of stock options granted as on the grant date, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू किस दिन निकालनी है? ग्रांट डेट में। जो भी ये इंट्रिंसिक वैल्यू है इसे स्प्रेड कर देंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड हमारे एग्जाम्पल में कितने साल था? 3 साल में स्प्रेड कर देंगे। चौथा साल क्यों नहीं लिया? हो सकता है एम्प्लॉय 4 साल तक सर्विस दे जाए, बट वो हो सकता है दोस्तों कंफर्म सर्विस कितने साल होगी? 3 साल। अगर वो पहले ही छोड़ गया तो ऑप्शन बेस्ट ही नहीं होगी, लेकिन हमें पता है अगर हमने ग्रांट किया है और वो 3 साल तक रहता है तो ये खर्चा मुझे स्प्रेड करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years. For receiving his services for next 3 years, I am giving him a benefit of 70,000, which is my expenditure, his benefit. कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? अब ये बता दीजिए दोस्तों, everyone, एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल। पीएल में जाएगा बैलेंस शीट? ओके। उस मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए 10,000 रुपए किए, 10,000 रुपए कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। उस मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए 2,000 रुपए की वेजेस पे करेंगे, वेजेस कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। पक्का ना दोस्तों? और AS10 भी पढ़ लिया आप लोगों ने, पीपी के अंदर लिखा था जो भी डायरेक्टली एक्विजिशन से जुड़े हुए या उसे अवेलेबल फॉर यूज बनाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कैपिटलाइज होते हैं। ऐसी बातें पढ़ी दोस्तों हमने। नाउ मैं कंपनी हूं दोस्तों, मैंने एक सीनियर एम्प्लॉय को, सीनियर एग्जीक्यूटिव को स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट करनी है। वो एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, विच इज एक फैक्ट्री बनाने का प्रोजेक्ट है। हो सकता है दोस्तों एक इंजीनियर है वो बंदा जो फैक्ट्री बनाने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। उसकी सैलरी विल दैट बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट या नहीं? एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जा रही है, वो इंजीनियर है जो फुल टाइम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, मेरी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। तो उसको जो तनख्वाह दी जाती है वो तनख्वाह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? अभी आपने खुद कहा वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन वगैरह किया था आप लोगों ने। तो वैसे ही दोस्तों एक मशीन, एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर मैं आर्किटेक्ट को पैसे देता हूं तो वो कहां जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वैसे ही दोस्तों अगर मेरा इंजीनियर लगा हुआ है उसके ऊपर जो उसको सुपरवाइज कर रहा है, सारे काम देख रहा है उसके, वो उसकी सैलरी भी कहां जानी चाहिए? कैपिटलाइज जानी चाहिए। वैसे ही दोस्तों अगर मैंने ईसॉप दिए हुए हैं एक ऐसे एम्प्लॉय को जिसका खर्चा कैपिटलाइजेबल नेचर का है, यानी जिससे उसकी सैलरी कैपिटलाइजेबल है, क्या ये 70,000 भी कैपिटलाइजेबल हो सकते हैं दोस्तों? अगर कैपिटलाइजेबल है तो पीएल में डालूं या बैलेंस शीट में डालूं? बस आखिरी ब्रैकेट वही लिखा है दोस्तों। ठीक है बेटा एवरीवन? हाँ या ना?
वेस्टिंग पीरियड से पहले छोड़ जाता है। अब आप मुझे बताएं, ये 1 साल, ये 2 साल और ये तीसरा साल। नाउ डू यू नीड टू स्प्रेड द एक्सपेंस ओवर 3 ईयर पीरियड? 3 ईयर पीरियड। अब मुझे नहीं पता आज के दिन, मैं इस दिन खर्चा बुक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो अगले साल छोड़ जाएगा, तो आई प्रिज्यूम आई मेक एन एस्टिमेशन। ऑफ कोर्स आई नीड टू मेक एन एस्टिमेशन। अगर मुझे लगता है एम्प्लॉय मेरे साथ रहेगा तो मैं खर्चा 1/3 खर्चा यहाँ बुक कर दूंगा। अगले साल उसको तक छोड़ जाए तो फिर रिवर्सल्स करेंगे। कैसे करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों सब देखिएगा। शी सेड सर ऐसा हो सकता है एम्प्लॉय 2 साल बाद छोड़ जाए नौकरी, तो एक्चुअली वो कंडीशन पूरी ना हो, बट देन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम एस्टिमेशंस करते हैं दोस्तों कि कितने एम्प्लॉइज हमारे साथ रहेंगे। राइट, मान लीजिए दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया था कि हमने एक एम्प्लॉय को दिया, मान लीजिए मैंने 10 एम्प्लॉइज को दिया था, 10 एम्प्लॉइज। राइट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई एस्टिमेट कि यार लुकिंग एट माय लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर पढ़ा आप लोगों ने? लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कितने लोग छोड़ जाते हैं, कितने नए आते हैं। सो लुकिंग एट माय टर्नओवर हिस्ट्री, एट्रिशन रेट्स वगैरह देखते हुए मुझे लगता है 10% लोग छोड़ जाते हैं 3 साल के पीरियड में। 10% लोग 3 साल में छोड़ जाएंगे। मैंने कितने एम्प्लॉइज को दिया? 10 को। 3 साल में कितने लोग छोड़ जाएंगे? 1 बंदा। अगर 1 बंदा छोड़ जाएगा तो मुझे क्या लग रहा है कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे? 9 लोग। तो मैं खर्चा 10 का बुक करूं या 9 का बुक करूं? तो मैं 9 का ही बुक करता हूं। तो हम ये सब चीजें एस्टिमेट करते हैं बेटा। राइट, बट अगर कोई एस्टिमेशन ना हो तो हम क्या माने कि सारे एम्प्लॉइज लेंगे। तो अगर सारे एम्प्लॉइज लेंगे तो मैं 10 एम्प्लॉइज का खर्चा बुक कर देता हूं। लेकिन अगले साल अगर वो छोड़ गया तो मैं क्या करूं? तो रिवर्सल्स करने पड़ेंगे। तो रिवर्सल्स कैसे करेंगे वो सब समझेंगे। कुछ बात समझ आई दोस्तों? अकाउंटिंग इज एज सिंपल एज जो पैराग्राफ में लिखा है, इतना ही आसान है। बस अपने आप को पहले ये चैलेंज करना है दोस्तों, पहले तो ये सोचना है क्या ये खर्चा है या नहीं। 70,000 का बेनिफिट दिख रहा है दोस्तों। बेनिफिट किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए। तो कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी शेयर सस्ते में दे देंगे तो कंपनी के लिए वो खर्चा है दोस्तों। खर्चा है तो किसी एक साल का खर्चा या ओवर अ पीरियड का खर्चा? ओवर अ पीरियड। और ओवर अ पीरियड भी क्या? वेस्टिंग पीरियड या टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड? वेस्टिंग। अगर ये बात समझ आती है बस इतनी सी बात है दोस्तों। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स कम टू द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ यू
तो बहुत ही सिंपल सी अकाउंटिंग है दोस्तों। बेटा अगर सैलरी पे की जाए तो क्या एंट्री होगी? सैलरी टू कैश, सैलरी टू बैंक, और साल के एंड में सैलरी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? पीएनएल टू सैलरी। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर भी सैलरी से खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, एग्जैक्टली वैसे ही दोस्तों। एम्प्लॉई को स्टॉक ऑप्शंस दिए गए जिसका वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, 3 साल का। तो वो जो आपने 70,000 का खर्चा निकाला था 3 सालों का, कहने से उसका 1/3 इस साल का खर्चा है, एंड दिस लाइक a सैलरी का खर्चा होगी दोस्तों। तो हमने खर्चा डेबिट कर दिया व्हिच इज एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस एम्प्लॉई का सैलरी का खर्चा दोस्तों। तो एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश पे किया? क्या कैश दिया दोस्तों? क्या शेयर्स दिए? नहीं। क्या शेयर्स देने के ऑब्लिगेशन बाकी है अभी? तो उसे एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया व्हिच इज कॉल्ड स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग का। स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग का ये खर्चा हो गया, और ये एक तरह से आपकी ऑब्लिगेशन हो गई दोस्तों कि अभी तक कुछ दिया नहीं है। समझ आती है बात दोस्तों? और खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। इज दैट ओके एवरीवन? नाउ अगले साल भी दोस्तों सेम एंट्री चलती रहेंगी, तीसरे साल भी सेम एंट्री आऊंगी, चौथे साल जब एम्प्लॉय ने एक्साइज किया तो हम ये एक्साइज करने का मतलब क्या है? एम्प्लॉय कंपनी को क्या कहेगा? ये पकड़िए मेरा पैसा और मुझे शेयर्स दे दीजिए। तो कंपनी जरा सोचेगा एवरीवन, कंपनी का शेयर कितने का था जब ग्रांट किया गया था? 120 रुपए का। तो कंपनी शेयर 120 में ही ले रही है, जिसके बदले 50 रुपए कैश ले रही है और 70 रुपए की सर्विस ले रही है। कह सकता हूं दोस्तों? हाँ या ना? शेयर तो 120 में ही दिया है, 50 रुपए कैश में और 70 रुपए काइंड में आया है। काइंड में वो सर्विस आई है दोस्तों। जैसे आपने 3 साल खर्चे में डाला था कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, और उसका ऑब्लिगेशन आपने खड़ा रखा था इन अकाउंट कॉल्ड स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो पैसा आया 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन साथ ही वो ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई। तो कहना है दोस्तों 10 का शेयर था जो 120 में इशू हुआ, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? मान लीजिए 10 रुपए, और शेयर इशू हुआ 120 में, तो 110 का प्रीमियम है जिसमें कैश आ रहा है आपके पास 50 रुपीस और 70 रुपीस का वो कॉम्पेंसेशन जिसे आपने ओवर पीरियड ट्रांसफर कर दिया था अकाउंट कॉल्ड स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या वो लायबिलिटी डिस्चार्ज की जानी है? तो वो लायबिलिटी खत्म हो गई और बाकी पैसा आ गया। जल्दी बोलो तो समझ आया? अच्छा आप बता दीजिए, अगर सैलरीज आउटस्टैंडिंग के बदले शेयर्स दे दिए जाते तो आप क्या एंट्री करते? आउटस्टैंडिंग सैलरी के बदले शेयर दे देते, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू शेयर, यही करते। तो यहाँ क्या किया? स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के बदले शेयर्स दे दिए और कुछ पैसा और ले लिया। यही मतलब बता दोस्तों। बट पहले तो मूड पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, कंपनी शेयर 120 में ही दे रही है, जो ग्रांट डेट का प्राइस था शेयर का 50 रुपए कैश में लेगी और 70 रुपए की सर्विस ली है, जो वाला 3 ईयर पीरियड लिया है, और वो आपने इकट्ठा कर लिया था इस अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताएं, मान लो दोस्तों स्टॉक ऑप्शन का पैसा खर्चा बुक होता गया, पीएनएल में जाता गया, और उसकी ऑब्लिगेशन इस अकाउंट में एक्यूमुलेट होती रही। अगर उस एक्यूमुलेटेड ऑब्लिगेशन के बदले शेयर्स दे दिए तो हमने ये एंट्री पास कर ली। अगर उस एक्यूमुलेटेड ऑब्लिगेशन के बदले ऑप्शन एक्साइज नहीं हुई, ऑप्शंस आर नॉट एक्साइज्ड, हो सकता है ऐसा, वो एक साल का एक्साइज पीरियड लैप्स हो गया और एम्प्लॉई ने ऑप्शन एक्साइज नहीं करी, तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों ऑब्लिगेशन खत्म हो गई? यस और नो एवरीवन? एक साल का एक्साइज पीरियड था, उसके बाद क्या होगा? वो ऑप्शन लैप्स। अगर ऑप्शन लैप्स हो गई तो वो ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। एक ऑब्लिगेशन खत्म होना मतलब कहने से प्रॉफिट हो गया दोस्तों। देनदारी जो थी वो नहीं देना पड़ा, कहने से अगेन वो ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व। आपने ओवर अ पीरियड आपने पीएनएल से उसे बुक किया था दोस्तों, 3-4 साल लगे, 3-4 साल के पीएनएल से निकल के वो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में गया है। क्या वापस उसे एक झटके में पीएनएल में डाल दूं? वो गलत हो जाएगा दोस्तों, कि आपने 3-4 सालों में जो पास्ट में पीएनएल से डाला है उसे एक झटके में वापस पीएनएल में डाल दिया। तो जिस साल में पीएनएल में जाएगा
उस साल का पीएल तो अब्रप्टली हिट हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए पीएल में नहीं डालना, ट्रांसफर इट बैक टू जनरल रिजर्व। कुछ समझ आया दोस्तों? हाँ या ना? हाँ बेटा। अच्छा अब एक बात बता दो, क्या स्केड्यूल 3 आप सबने पढ़ा था? स्केड्यूल 3 उसके अंदर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल था, अगली आइटम क्या थी? रिजर्व एंड सरप्लस। आज घर जाएंगे आप सब और मुझे बताएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट जो आप बनाते हैं, जाके स्केड्यूल 3 देखिएगा, उसके अंदर एक आइटम आती थी स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। आज जाके चेक कीजिएगा दोस्तों, यानी ये जो हम जिसे ऑब्लिगेशन बोल रहे हैं वो ऑब्लिगेशन दिखाई जाती है अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसा क्यों दोस्तों? लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज में दिखाओ, शेयर होल्डर्स फंड्स में क्यों दिखा रहे हैं? उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बट पहली चीज, ये जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कहीं लायबिलिटी में नहीं, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई जाती है। उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एवरीवन, क्या इस ऑब्लिगेशन के बदले पैसा देना है? इस ऑब्लिगेशन के बदले पैसा देना है? क्या देना है? तो अल्टीमेटली ये एक पोटेंशियल शेयर कैपिटल है जो बाद में कैपिटल में कन्वर्ट होगी। अगर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुई तो कहां जाएगी? तो क्या ऐसे अल्टीमेटली ये किसी बाहर वाले को देने वाली लायबिलिटी नहीं है, या तो ये कैपिटल में कन्वर्ट होगी या रिजर्व में कन्वर्ट होगी। अगर एक्सरसाइज हुई तो इन दो में कन्वर्ट होगी, कैपिटल एंड प्रीमियम। कैपिटल भी शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट है, ये भी शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर एक्सरसाइज नहीं हुई तो कहां जाएगी? वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो अल्टीमेटली दिस अकाउंट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ लायबिलिटी, इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड्स। लेकिन क्या आज के दिन शेयर कैपिटल है? आज के दिन क्या शेयर कैपिटल है? अभी तक इशू नहीं हुई, इसीलिए हम उसे शेयर होल्डर्स फंड्स में ही रखते हैं। बट क्योंकि वो कैपिटल नहीं है इसलिए हम उसे दिखाते हैं अंडर हेड कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट वो कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी को कैश में नहीं देनी है, किसी आउटसाइडर को नहीं देनी है। या तो वो इक्विटी में कन्वर्ट होगी या वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में या जनरल रिजर्व। तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स फंड्स में ही कन्वर्ट होगी, इसीलिए उसे इक्विटी का पार्टी दिखाया जाता है अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझ आई क्या बात दोस्तों? तो नोट डालिएगा नीचे दोस्तों। Stock options outstanding are disclosed under the head reserves and surplus. Disclosed under the head reserves and surplus bracket में as ultimately it would get converted either into capital or reserves, that is securities premium oblique general reserve. Securities premium oblique general reserve. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दोस्तों ऑब्लिगेशन टू पे। यहां मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, देना है या तो शेयर्स या अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो उन्हीं का है जो उन्हीं को देना है। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड्स में दिखाया जाता है। अब शेयर होल्डर्स फंड में ब्रॉडली आपके पास दो ऑप्शंस होती है, या तो कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि अभी तक इशू नहीं है इसलिए कैपिटल नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पीएनएल का फॉर्मेट याद है आप सबको? जितना याद है बोलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, खर्चों पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ मनी कंज्यूम्ड, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP इन स्टॉक इन ट्रेड, देन एम्प्लॉयी बेनिफिट कॉस्ट। ये तीन जो पहली तीन आइटम थी स्टॉक रिलेटेड थी, उसके बाद खर्चा आता था एम्प्लॉयी बेनिफिट का। अब आप अगर समझे दोस्तों, पीएनएल में जो एम्प्लॉयी बेनिफिट कॉस्ट आता है, एम्प्लॉयी बेनिफिट कॉस्ट
अगर आपने नोट्स टू अकाउंट्स ढंग से पढ़े हो दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, मैं ये बार बार इसलिए बातें करता हूँ कि आपने ग्रुप 1 में पढ़ा, द रीजन बी शेड्यूल 3 की डिस्कशंस फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर थी, जहां आपने ग्रुप 1 के अंदर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर पी&एल बैलेंस शीट पढ़ी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी डिस्कशन वहां पे थी। मेरे यहाँ लिंक करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हो सकता है अकाउंट्स पे ये पॉइंट ना आए, लेकिन आज से 3 अटेम्प्ट पहले ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन आया, बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के अंदर क्या क्या डिस्क्लोज किया जाता है, अ 4 मार्कर क्वेश्चन ऑडिट के पेपर में। नाउ नो ऑडिट टीचर वुड बी एबल टू टीच यू कि अकाउंट्स में तुमने क्या क्या पढ़ा, ये चीजें अकाउंट्स में ही पढ़नी है, लेकिन ऑडिट इज एनकम्पासिंग ऑल सब्जेक्ट्स, तो इसलिए वहां लिंक करना जरूरी होगा दोस्तों। जब तक आता ही नहीं होगा क्या डिस्क्लोजर आते हैं, हम ऑडिट किस चीजें करेंगे, तो इसलिए सबको समझना जरूरी है, राइट। अब जब आपने शेड्यूल 3 पढ़ा था दोस्तों, तो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट जो पीएल में हेड आता है, उसके अंदर 4 चीजों का डिस्क्लोजर होता है दोस्तों। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 4 थिंग्स। पहला, योर सैलरीज, वेजेस एंड अदर अलाउंसेस, बेसिकली कैश कंपोनेंट आपकी सैलरीज वेजेस का। दूसरा होता है स्टाफ वेलफेयर, या स्टाफ वेलफेयर को तीसरा बना देते हैं, इस ऑर्डर में है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स। मुझे बताएं दोस्तों, पीएफ समझते हो आप लोग? पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पढ़ा आप लोगों ने, वो कंपनी के लिए खर्चा है दोस्तों, वो खर्चा भी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट का पार्ट है, बट क्या वो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है या उसके बिहाफ पे किसी फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है? तो वो सब खर्चा सैलरीज एंड वेजेस वगैरह के अलावा दिखाया जाता है। तो ये वो कैश कंपोनेंट वाला हिस्सा होता है, ये वो जो किसी और को पे कर दिया गया आपके बिहाफ पे, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेच्युटी, वो सब इसके अंदर चला जाता है। उसके अलावा तीसरा, स्टॉक ऑप्शंस एक्सपेंस, या द एक्सपेंस फॉर एक्सपेंस अंडर ESOP and ESOS। ये जो खर्चा है दोस्तों, पीएल में जा रहा है दोस्तों, ये इस हेड में क्लब हो जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के अंदर, इसलिए हमने नाम भी लिखा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। उसे अलग से डिस्क्लोज किया जाता है कि स्टॉक ऑप्शंस का कितना खर्चा इस साल में हुआ। एंड लास्टली, स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर क्या होगा दोस्तों? एम्प्लॉय से जुड़े हुए कोई वेलफेयर के खर्चे, कैफेटेरिया में मील्स दिए, वो सारे खर्चे यहां आ जाएंगे। तो ये वो कंपोनेंट होता है जो एम्प्लॉइज को कैश में दिया जाता है, ये वो कंपोनेंट जो एम्प्लॉइज का के बिहाफ पे कई फंड्स वगैरह में ट्रांसफर कर दिया गया, ये वो हिस्सा जो शेयर्स की फॉर्म में दिया गया है, लेकिन अभी राइट्स का खर्चा है जो ओवर अ पीरियड ऑफ स्प्रेड कर रहे हो, ये वो खर्चा जो जैसे हम परक्विजिट्स वाली चीजें कुछ बोल देते हैं दोस्तों, ये वो हिस्सा स्टाफ वेलफेयर का खर्चा। ठीक है, ये शेड्यूल 3 मांगता है दोस्तों, इसका मेरे चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आप पढ़ के आए थे, मुझे इस पॉइंट में यहां लिंक करना है कि पीएनएल में जो खर्चा जा रहा है वो इस हेड के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 4 चीजें आनी चाहिए। ये 4 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पास में ऑडिट के अंदर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों। मान लीजिए एम्प्लॉय को कहा गया 1 अप्रैल को स्टॉक ऑप्शन ग्रांट की गई है और आपको कहा गया 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर, यानी 1 साल तक आपको हमारे साथ रहना है। अगर 1 साल तक आप हमारे साथ रहे तो ये स्टॉक ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ पाए दोस्तों? वही 120 वाला शेयर 50 में दिया, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 70 रुपए का खर्चा कितने साल होगा? 1 ही साल का। तो सारा खर्चा इस साल के पीएम में आ जाएगा। इट हैज टू बी स्प्रेड ओवर वेस्टिंग पीरियड। अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल है या 1 महीना है या 2 महीना है तो सारा खर्चा उसी पीरियड का हो जाएगा। इफ इट इज स्पैनिंग ओवर डिफरेंट इयर्स तो खर्चा हम स्प्रेड करेंगे स्ट्रेट लाइन बेस पे, लेकिन खर्चा इसी साल का है सारा इसी। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज वही रहेगी, ओवर द वेस्टिंग पीरियड खर्चा बुक करना है। वेस्टिंग पीरियड इज 1 year, we book the entire expense in the current year. Is that okay everyone? Okay. Now everyone, मैंने 2 words वहां लिखे थे, intrinsic value and fair value, right? दोस्तों ये जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, जितनी भी बातें हमने करी, these all are governed by guidance note on employee share based payments.
बेटा जैसे सीए इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है वैसे ही सीए इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट्स इशू करता है। गाइडेंस नोट्स का मतलब होता है गाइडेंस देने के लिए नोट्स बनाए गए हैं। तो इट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच गाइड्स इट्स मेंबर्स। गाइडेंस नोट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी होता है दोस्तों, गाइडेंस नोट्स रिकमेंडेटरी होते हैं। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स का एक गाइडेंस नोट है कि जितनी बातें आज हमने करी है वो सारी इस गाइडेंस नोट के अंदर है। पिछले एग्जाम तक यानी नवंबर 19 तक ये गाइडेंस नोट कोर्स में था दोस्तों, एडवांस अकाउंट्स पे। इस अटेम्प्ट से गाइडेंस नोट्स विड्रॉ कर लिए गए हैं, हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं, तो हमारे कोर्स में गाइडेंस नोट नहीं है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो इस गाइडेंस नोट का सिर्फ एक हिस्सा है। एक बार गाइडेंस नोट का नाम देख लीजिए दोस्तों, नाम क्या लिखा है? एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स। एक बार जरा सर एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मान लीजिए मैं आपको कहता हूं आज हम बैठे हैं 1 अप्रैल 2019 पे और आज के दिन शेयर का प्राइस है 50 रुपए। 3 साल तक तुम मेरे साथ रहो, 31 मार्च 22 तक। उस दिन जितना भी शेयर का प्राइस होगा, शेयर का प्राइस मान लो 120 होगा, कितना बढ़ गया? आज शेयर का प्राइस है 50 रुपए, 3 साल बाद जितना भी प्राइस होगा उतना कैश तुम मुझसे ले लेना। दोबारा बोलता हूं दोस्तों, आज शेयर का प्राइस चल रहा है 50 रुपए। आई ग्रांट यू द राइट्स, 3 साल तक आप मेरे साथ रहिए, 3 साल बाद शेयर का प्राइस जितना होगा आप उतना, जितना इंक्रीज आएगा आप उतना कैश मुझसे ले लीजिएगा। क्या एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जा रहे हैं या शेयर के बेस पे कैश दिया जा रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? वी आर नॉट गिविंग हिम शेयर्स। क्या ये भी एक शेयर बेस्ड पेमेंट है दोस्तों? बट इट इज नॉट ESOP. These are called स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। प्लीज लिखिएगा नहीं, जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ अगर नाम में ही गौर कर दोगे तो मतलब समझ आ जाएगा। द नेम इज स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। स्टॉक जितना अप्रिशिएट होगा उसके बेस पे आपको कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं, बट क्या स्टॉक दिया जा रहा है? क्या दे रहे हैं? उसके बेस पे कैश। तो वो ये भी एक शेयर बेस्ड पेमेंट है, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं दोस्तों। हमारे चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के नाम पे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक पर्टिकुलर शेयर बेस्ड पेमेंट है जहां पे आपको शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। तो हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो हम जिस गाइडेंस नोट की मैंने नाम लिया उस गाइडेंस नोट के अंदर और भी चीजें कवर होती है, हम उसके एक हिस्से की काउंटिंग कर रहे हैं, एक हिस्सा हमारे कोर्स में है। कुछ बात समझ आती है पक्का? तो समझ कर देते हैं आखिरी आज जो क्लास पढ़ा जल्दी से बताओ। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या है? रजिस्टर कर दो बस अपने भाषा में, कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो समझ आ गया वो बता देना दोस्तों, नहीं समझ आया हो तो वो भी बता देना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एक बात क्या है ये बताओ, जो भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस व्हिच इज नॉर्मली हायर देन द मार्केट, आप एम्प्लॉइज को ऑफर सॉरी दिस इज नॉर्मली लोअर देन द मार्केट प्राइस पे हम ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि आपके पास एक अधिकार है कि आप कंडीशंस पूरी करके ये शेयर्स हमसे खरीद सकते हैं, राइट दोस्तों। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि इतने पीरियड तक ये अधिकार आपको दिए जा रहे हैं। ओके, ESOP क्या है? ये तो हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन प्लान क्या है? प्लान में तो बहुत सारी शर्तें होती हैं दोस्तों। जिस प्लान की पूरी स्कीम के अंदर, जिसके अंदर ये स्टॉक ऑप्शंस दिए गए हैं, उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट दोस्तों, या स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नाउ कुछ टर्म्स पढ़ी हमने जल्दी से। ग्रांट डेट क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों पार्टीज एग्री कर गई, दोनों पार्टीज मतलब कंपनी एंड द एम्प्लॉय। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का अभी दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, तो जिस दिन अप्रूवल मिली है उस दिन वो ग्रांट डेट हो जाएगी। उसके बाद हमने बात करी वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? वेस्टिंग कंडीशन जिस दिन एंटाइटलमेंट आ गई कि अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेस्ट होने का मतलब यू बिकम एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज। तो वेस्टिंग कंडीशन जिन शर्तों को पूरा करने के बाद यू बिकम एंटाइटल्ड, दोस आर कॉल्ड वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशंस दो तरह की थी दोस्तों, सर्विस एंड परफॉर्मेंस। सर्विस का मतलब यू नीड टू बी इन सर्विस, द एम्प्लॉय नीड्स टू बी इन सर्विस फॉर दैट मच पीरियड। और दूसरा था परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब जो वो भी दो तरह की थी वैसे, मार्केट कंडीशन एंड अदर्स। बट परफॉर्मेंस कंडीशन वर्ड पे गौर करो दोस्तों, जो परफॉर्मेंस से लिंक्ड हो, या तो कंपनी की परफॉर्मेंस या कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस है, राइट। अगर सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस है, यानी सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गई एटसेट्रा, मार्केट शेयर बढ़ गया आपका, उन सब पे देन दे आर अदर देन मार्केट कंडीशन।
अगर मार्केट प्राइस ड्रिवन कंडीशन है देन दे आर कॉल्ड मार्केट कंडीशंस, राइट दोस्तों। उसके बाद हमने बात करी वेस्टिंग पीरियड की। वेस्टिंग पीरियड का मतलब वेस्टिंग डेट तक, यानी वेस्टिंग कंडीशंस का जो पीरियड है, जिस पीरियड पे वेस्टिंग कंडीशन पूरी हुई, दोस आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग डेट जिस दिन वेस्ट हुआ। एक्साइज पीरियड, वेस्टिंग के बाद जितना पीरियड दिया गया फॉर एक्साइजिंग, और एक्साइज करने का मतलब जो ऑप्शन राइट्स दिए गए थे उसे खरीदना, शेयर्स को खरीदने का अधिकार आपको जो। ओके, अकाउंटिंग पे आए दोस्त। अच्छा सॉरी, फेयर वैल्यू का मतलब क्या था? फेयर वैल्यू आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज के बीच में जिस प्राइस पे वो स्टॉक ऑप्शंस एक्सचेंज हो सके, दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू। परफेक्ट मेरे बच्चे। एंड द अदर वन वाज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वाज, पहले अपने वर्ड्स में मतलब क्या था? इंटरनल वैल्यू, कि उसको देखते हुए क्या बेनिफिट दिखाई दे रहा है। क्या बेनिफिट था? मार्केट वैल्यू एज ऑन द रेट ऑफ ग्रांट माइनस एक्साइज, राइट एवरीवन। फिर हमने अकाउंटिंग की जब बातें करी दोस्तों, तो वी टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है, किस चीज को स्प्रेड करना है और किस पीरियड पे करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस को ओवर द वेस्टिंग पीरियड स्ट्रेट लाइन बेस पे स्प्रेड कर दीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी है एज ऑन द रेट ऑफ ग्रांट वैल्यू, यानी मार्केट प्राइस ग्रांट डेट वाला ही लेना है दोस्तों। अब दोस्तों जाते जाते एक आखिरी लाइन, बेटा मैंने जो अकाउंटिंग के वर्ड्स लिखवाए ब्रैकेट में लिखवाया और फेयर वैल्यू, राइट, और फेयर वैल्यू स्टॉक ऑप्शन, ये इसलिए लिखवाया दोस्तों। पूरा गाइडेंस नोट जिसकी मैंने बात करी अभी, ये गाइडेंस नोट बात करता है अकाउंटिंग फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू पे कर दी, सारी चीजें फेयर वैल्यू एक्सप्लेन करता है, और आखिरी पैरा में एक लाइन लिख देता है, ऊपर जो भी हमने बातें करी वो म्यूटेटिस मुटेंडिस फेयर वैल्यू की जगह इंट्रिंसिक वैल्यू यूज हो सकता है। म्यूटेटिस मुटेंडिस क्या था? कॉपी पेस्ट कर दो उसकी जगह, जहां जहां फेयर वैल्यू था उसकी जगह रिप्लेस कर दो intrinsic value. So basically, the accounting can be done based on intrinsic value or the accounting can be done based on fair value, right? But आप लोग समझदार हैं दोस्तों, intrinsic value निकालना आसान काम था, आसान काम था दोस्तों, but fair value निकालने के लिए बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है। fair value हर चीज की मार्केट से कवर नहीं होगी, fair value निकालने के लिए वैल्यूएशन करने के मॉडल्स होते हैं, आसान काम नहीं होता। तो अगर मुझे क्वेश्चन में fair value दी होगी तो मैं वो यूज करूंगा, अगर नहीं दी होगी तो मैं intrinsic value निकालूंगा। समझ आएगा? बट अकाउंटिंग गाइडेंस नोट दोनों चीजें मुझे अलाउ करता है। इज दैट ओके? पक्का? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।